क्लास रूम की खिड़कियों से सूरज की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। सुबह की नम हवा बार बार शीशों से टकराकर पलट जाती। जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रोफेसर अपने मखसूस अंदाज में लेक्चर ले रहे थे। उसके साथ बैठी टीचर बज़ाहिर बहुत तवज्जो से लेक्चर सुनती, रजिस्टर पर लिख रही थी। वो हर चंद लफ्ज लिखकर सर उठाकर प्रोफेसर को देखती, जरा गौर से उनके अगले अल्फाज सुनती और फिर समझकर सही लाते दोबारा लिखने लग जाती। हया ने एक निगाह उसके रजिस्टर पर डाली। वहां उसका चलता कदम लिख रहा था। तुम लोगों का स्प्रिंग ब्रेक का क्या प्रोग्राम है? किधर जाओगे? और कौन कौन तुम्हारे साथ जा रहा है? आखिरी लफ्ज लिखकर उससे गर्दन सीधी करके पूरे एतमाद से प्रोफेसर को देखते हुए रजिस्टर दाएं जाने बैठे मोतज़िम को पास कर दिया। ये उनकी और फ़लस्तीनियों की वाहिद मुश्तरका क्लास थी। मोतज़िम ने एक निगाह खुले रजिस्टर पर डाली और फिर सर झुकाकर कुछ नहीं लिखने लगा। जब रजिस्टर वापस मिला तो उस पर अंग्रेजी में लिखा था, हम टर्की के टूर पर जा रहे हैं, 7 दिन में 7 शहर। हम पांचों और टाली। और तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है? उफ, फिर ये टाली। डीजे कोफ से जवाब लिखने लगी, हम भी 7 दिनों में 7 शहर घूमने का सोच रहे हैं। उससे रजिस्टर आगे पास कर दिया और फिर सारा टेक लगाकर बैठ गई। मोतसिम अब सफ़े पे चंद अल्फाज घसीट रहा था। तो हमारे साथ चलो ना। तुम लोगों को कब निकलना है? पहली छुट्टी वाले दिन। मोतसिम ने अपना प्रोग्राम बताया। हमने दूसरी छुट्टी पे निकलना है, सो तुम्हारे साथ मुश्किल होगा। चलो फिर छुट्टियों के बाद मिलेंगे। नो प्रॉब्लम। साथ में ही मुद्दसिम ने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया। हया दांत पे दांत जमाए बामुश्किल जमाइयाँ रोकने की सही कर रही थी। उसे इस क्लास से ज़्यादा बोरिंग कोई क्लास नहीं लगती थी। दफातन मुद्दसिम ने रजिस्टर टीचर की जानिब बढ़ाया तो उस पर लिखे अल्फाज को पढ़कर टीचर ने रजिस्टर हया के सामने कर दिया। हया ने ज़रा सी गर्दन झुका कर देखा। ऊपर उससे अंग्रेजी में लिखा था, ट्रांसलेट इन उर्दू प्लीज़। उसके नीचे अरबी इबारत लिखी थी। हया ने कलम उंगलियों के दरमियान पकड़ा और उर्दू हिज्जों में लिखा, आपका क्या हाल है, और रजिस्टर वापस कर दिया। मोती सिंह और हुसैन को आजकल टीचर से उर्दू अल्फाज सीखने का शौक चढ़ा हुआ था। इस क्लास में वो यूं सारा वक्त अरबी अल्फाज लिख लिख कर उनको देते थे। चंद लम्हों बाद उससे फिर सफ़ा हया के सामने किया। उसके ऊपर लिखा था, हाल ही बखैर। हया ने जैसे चिढ़ कर नीचे लिखा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी हैरियत ठीक चाहती हूँ। इतना लंबा क्यों लिखा? डीजे ने हैरत से सरगोशी की। अगर छोटा लिखती तो ये फौरन ही उसे सीखकर मुझसे आज ही की तारीख में पूरी फेरोज उल लुगत लिखवाता। अब अच्छा है, पूरा दिन ठीक पढ़ने में लगा देगा। और मुतसिम से क्लास के अख्ताम तक ठीक ठीक से नहीं पढ़ा गया। क्लास खत्म हुई तो वो वापस रूम में आई। मुंह हाथ धोकर तैयार होने में भी काफ़ी वक्त लग गया। उसने एक मोरपंख के सब्ज रंग का पाँव को छूता फ्रॉक पहना। फ्रॉक की आस्तीन तंग चूड़ीदार थी और नीचे पजामा था। पूरा लिबास बिल्कुल सादा था। बाल उससे खुले छोड़ दिए और काजल और नेचुरल पिंक लिपस्टिक लगाकर डीजे की तरफ पलटी। कैसी लग रही हूँ? डीजे, जो बालों में ब्रश कर रही थी, रुककर उससे देखने लगी। बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा लग रही हो। दफा हो जाओ। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो दोनों अंजुम बाजी और हाली के साथ जहांगीर में वाक़या पप्पू के घर के सामने खड़ी थी। पप्पू को बता तो दिया था ना, ये ना हो कि वो कहीं। मैंने तो इनवाइट नहीं किया। डीजे ने आहिस्ता से पूछा। हाँ हाँ बता दिया था। उससे सरगोशी में डीजे को जवाब देते हुए डोर बेल बजाई। पप्पू उनसे बहुत दबाक से मिली। लिविंग रूम में बैठाने तक की तारुफ का मरहला तमाम हो गया। हया, आज तुमने घर में रौनक कर दी है। वो वाकई बहुत खुश थी। हया उनके घर को अपना समझकर दोस्तों को साथ लाई है। ये ख्याल ही उनको बेहद मुसरत बख्श रहा था। वो इन 2 माह में चंद एक बार ही पप्पू के घर आई थी और पहली 2 दफ़ा के बाद जेहान कभी घर नहीं मिला था और ना ही वो उससे बता कर आती थी। इस दफ़ा तो उससे बिल्कुल भी नहीं बताया। वो अंदर ही अंदर खुद को उसका मुजरिम समझ रही थी। उसके टूटे बिखरे रेस्टोरेंट को याद करके वो अक्सर खुद को मलामत करती थी। आपका घर बहुत प्यारा है आंटी। अंजुम माजी ने सोफे पर बैठते हुए सताइशी अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा, और ये रक्स तो बहुत ही प्यारे हैं। अली ने फर्श पे पीछे रक्स की जानिब इशारा किया। और मेरी पुप्पो भी बहुत प्यारी है। वो पुप्पो की शानों के गिर्द बाजू हमाइल किए मजे से बोली तो पुप्पो हंस पड़ी। टीचर ने आहिस्ता से सरगोशी की। और पुप्पो का बेटा भी बहुत प्यारा है। या ने जोर से उसका पाँव दबाया और वो सी करके रह गई। चलो तुम लोग इधर बैठो, मैं बस अभी आई। अच्छे मेजबानों की तरफ पुप्पो मुस्कुरा कर कहते हुए राहदारी की तरफ मुड़ गई, जिसके दूसरे सिरे पे किचन था। किचन का दरवाज़ा खुला था तो सोफों पे बैठे हुए उन्हें किचन का आधा हिस्सा नजर आता था।
फूफो, वो उनके पीछे ही चली आई। अरे तुम क्यों आ गई? उनको कंपनी दो ना। वो फ्रीजर से कुछ जमे हुए पैकेट निकाल रही थी। वो एक दूसरे को काफी है। आप सुनाए, अंकल ऊपर है। मैंने सोचा उनसे मिल लूं। जब भी आती हूँ अमूमन उनके सोने का वक्त होता है, मुलाकात ही नहीं हो पाती। वो ये तो नहीं कह पाई कि जब भी वो आती थी फूफो उनको दवा देकर सुला देती थी ताकि कोई बदमस्की ना हो। हाँ, शायद जागे हुए हों। तुम ऊपर देख लो। अच्छा, और जिहान के रेस्टोरेंट का क्या बना? कुछ लोगों ने नुकसान कर दिया था शायद। जरा सरसरी अंदाज से पूछा। हाँ, अच्छा खासा नुकसान हो गया है उसका। काफी चिड़चिड़ा रहने लगा है उस दिन से। बस दुआ करना। वो पुरमलाल लहजे में कहते हुए कैबिनेट से कुछ निकाल रही थी। वो वापस आई तो डीजे और हाले फूफू के घर की आरइश पे तबसरा कर रही थी, जबकि अंजुम बाजी बहुत गौर से टीवी पे कार्टून नेटवर्क देख रही थी, जबकि कार्टून तुर्क में डब किए गए थे। सवाजी में जो शय वाहिद देखने का मौका नहीं मिलता था वो टीवी था। उनको मसरूफ पाकर वो सीने चढ़ने लगी। कंधे से लटके शिफॉन के सब्ज दुपट्टे का किनारा सीनों पर फिसलता उसके पीछे ऊपर आ रहा था। सिकंदर अंकल के कमरे का दरवाजा बंद था। उसे होले से उंगली की पुश से दस्तक दी, फिर डोर नॉब घुमाकर दरवाजा धकेला। कमरे में नीम तारीकी सी छाई हुई थी। बाहर धूप थी, मगर भारी पर्दों ने उसका रास्ता रोक रखा था। सिकंदर अंकल बेड पे लेटे थे, गर्दन तक कंबल डाला था और आंखें बंद थीं। अंकल, उससे होले से पुकारा। वो हन्नूस बेहिस्सो हरकत पड़े रहे। वो चंद लम्हे तासुब से उनका बस मुर्दा बीमार वजूद दिखती रही, फिर होले से दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। वो सीढ़ियों की वस में थी जब बैरूनी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो वहीं रेलिंग पे हाथ रख के रुक कर देखने लगी। सोफों पे आराम से बैठी लड़कियां भी तीर की तरह सीधी हुई थीं। दरवाज़ा खोलकर जिहान अंदर दाखिल हो रहा था, एक हाथ में ब्रीफ केस, दूसरे बाजू पे कोट डाले, टाई की नोट ढीली किए, हल्की ग्रे शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक मुड़े। वो बहुत थका थका सा लग रहा था, पहले से कमजोर और मुरझाई हुई रंगत। दरवाज़ा बंद करके वो पलटा तो एकदम ठटक कर रुका। अस्सलाम वालेकुम। वो जो सीढ़ियों के वस में खड़ी थी, सलाम करके सीने उतरने लगी। जिहान ने चौंक कर सर उठाया, फिर उसे देखकर सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया। फुप्पू से मिलवाना था अपनी फ्रेंड्स को। नाइस टू मीट यू। बगैर किसी मुस्कुराहट के उससे खड़े खड़े मुरवतन कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर उन्हीं संजीदा तासुरात के साथ किचन की तरफ बढ़ गया। ये, अंजुम बाजी ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। फूफो का बेटा जिहान। वो कदरे हिफ्फत से तारुफ करवाते हुए आखिरी सीना उतरकर सोफे पर आ बैठी। वहां से किचन का आधा मंजर दिखाई देता था। जिहान का कोट राहदारी में लगे स्टैंड पे लटका था और ब्रीफकेस काउंटर पे। वो खुद भी काउंटर से टेक लगाकर खड़ा, पानी की बोतल मुंह से लगाए खून भर रहा था। साथ ही पुप्पो कैबिनेट से कुछ निकालती दिखाई दे रही थी। घर छोटा था और राहदारी मुख्तसर, सो किचन में गुफ्तगू करते अफराद की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। नेजमन जल्दी। वो बोतल रखकर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। हाँ मन समझी। जवाबन वो जरा उखड़े अंदाज में दृष्टि से तुर्क में कुछ बोला तो नीचे से कुछ कहती खाला ने चौंक कर किचन की तरफ देखा। जिहान। पप्पू ने तंबी निगाहों से उसे घूरा। उससे जवाब में हाथ से तलखी से कुछ कहते हुए बोतल मेज पे रखी। हाले ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। आया उसके चेहरे की उलझे तासुरात बागौर देख रही थी। कुछ देर बाद हाले जरा सोच कर बोली, हया, इस क्लास सीट में आज सेल लगी है, वो चेक न कर ले। उठने का एक बहाना। हया गहरी सांस लेकर खड़ी हो गई। डीजे और अंजुम बाजी भी कुछ कुछ समझ पा रही थी। हाँ चलो मैं जरा पुप्पो को बता दूं। वो किचन की तरफ आ गई। बाकी लड़कियां सोफों से अपने अपने बैग उठाने लगी। अच्छा पुप्पो, हम लोग चलते हैं, हमें आगे शॉपिंग पे जाना है। किचन की चौखट में खड़े होकर उसने जिहान सिकंदर को कदम नजरअंदाज करते हुए बताया। वो फ्रिज का दरवाजा खोले खड़ा कुछ निकाल रहा था। अरे अभी तो आई थी, अभी से जा रही हो? पुप्पो एक मलामत ज़दा निगाह जिहान पर डालकर तेजी से उसकी तरफ आई। वो बेनियाजी से खड़ा पानी पीता रहा, फिर वो इसरार करती रही मगर वो नहीं रुकी। दोबारा आने का वादा करके वो बज़ाहिर बहुत खुशदिली से उनको हाफिज करके बाहर निकली। डोरमेट पे रखे अपने जूतों में पाँव डालने तक उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी और उसकी जगह सपाट सी सख्ती ने ले ली थी। वो उन चारों के आगे खामोशी से सड़क के किनारे चलने लगी। जब वो कॉलोनी का मोड़ मुड़कर दूसरी गली में दाखिल हुई तो तेजी से हाले की जानिब घूमी। हाले, जिहान ने फुप्पो से क्या कहा था? जाने दो हया। हाले ने निगाहें चुराई। स्कार्फ में लिपटा उसका चेहरा कतरे फीका सा था। हाले, मुझे बताओ उससे क्या कहा था? हया, वो किसी और बात पर अपसेट होगा, तुम छोड़ दो इस किस्से को। हाले नूर,
जो लोग लो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। उससे कंधों से पकड़कर हाले को झंझोड़ते हुए उसका पूरा नाम लिया। जो लोग लो यानी कि उस गांव की हाले नूर। अच्छा ठीक है, फिर सुनो। उससे पहले पूछा कि ये कब आई है। फिर कहा कि इनके लिए इतना फिलावा करने की क्या जरूरत है। और फिर उससे कहा कि मैं सारा दिन कुत्तों की तरह इससे नहीं कमाता कि आप यूं आया करते। और उससे कंधे पर रख के हया के हाथ नीचे जा गिरे। बहुत आहिस्ता से वो पलट गई। हया छोड़ दो। अंजुम बाजी ने पीछे से कंधा थपथपाकर उसे तसल्ली दी। छोड़ ही तो दिया है। आज के बाद मैं कभी पुप्पो के घर कदम नहीं रखूंगी। मैं इतनी अड़सा तो नहीं हूं कि मेरे मगरूर रिश्तेदार मेरी यूं तौहीन करें। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सेध में देखते हुए उनके आगे चलती जा रही थी। आज उसका दिल बहुत बुरी तरह दुखा था। उससे वाकई तय कर लिया था कि वो दोबारा पुप्पो के घर नहीं जाएगी। रात सभांजी गिरदो नवा पे अपने पर फैलाए हुई थी। सब संसारों पे जमी बर्फ अब पानी बनकर झील में बहती थी। बाहर की ताज़ा हवा हर सू फूल खिला रही थी। टोन ब्लॉक्स की चकोर खिड़कियां बाहर से रोशन दिखाई देती थीं। रात बीत चुकी थी मगर हॉस्टल जाग रहा था। स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने में चंद दिन ही थे और छुट्टियों से पहले ये उनके डॉर्म में आखिरी रातें थीं। फिर बारी बारी सबको अपने अपने टूर्स पे निकल जाना था। हया, खदीजा, टाली और चेरी के डॉर्म में रौनक अपने अरूज पे थी। हया की कुर्सी पे स्विट्जरलैंड की सारा एक्सटेंशन के रिसीवर कान से लगाए बैठी थी। मुस्कुराहट दबाए उंगली पे सुनहरी बालों की लट लपेटते हुए वो कह रही थी, मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है। ओह, तुम्हारा भी यही है मोमिन। वो कहने के साथ बामुश्किल हंसी रोके हुई थी। मोमिन काफी दिनों से उसकी तवज्जो लेने की कोशिश कर रहा था मगर वो उसको दिखाने के लिए हॉलैंड की लतीफ़ के साथ नजर आती थी। लतीफ़ खालिस चर्च और कैथलिक था मगर अफगानिस्तान में पैदा होने के बायस उसके माँ बाप ने उसका नाम अपने किसी अफगान दोस्त लतीफ़ के नाम पे रखा था। यूं वो तमाम फ़लस्तीनियों का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था सवाए मोमिन के। सामने डीजे की कुर्सी पे हाले बैठी थी और उसके मुकाबिल कोच पे स्पेन की सेंड्रा थी। वो दोनों अपने दरमियान एक मैगजीन खोले तबसरा कर रही थीं। इस सीन के साथ ये कंट्रास्ट कुछ अवर लगेगा नहीं? हाले मुतसब्सब सी सेंड्रा से पूछ रही थी। चेरी अपनी पंख की सीढ़ी के साथ खड़ी अपनी कीपाओ ऑयल की आधी शीशी उनको दिखाते हुए बार बार नफी में सर हिलाते हुए आई डोंट बिलीव दिस कही जा रही थी। किसी लड़की ने किचन में रखा उसका तेल इस्तेमाल करके ऊपर चिट लगाकर मासत कर ली थी क्योंकि मैं जल्दी में हूँ सो पूछ नहीं सकी। वो चेहरी को जब से उन चंद बूंदों का काम खाया जा रहा था। इन चीनियों के दिल भी अपने कद की तरह होते हैं, छोटे और पुस्त। ताली जो ऊपर अपने पंख पे बैठी हया को इसराइली नामा सुना रही थी लम्हा भर को बात रोककर चेहरी को देखते हुए बोली, फिर सर झटक कर बात का वहीं से आगाज किया जहां से छोड़ी थी। यू नो, इन इसराइल वी हैव सच अ सिट्रस दैट। टाली की नज़दीक दुनिया का सबसे रसीला फल इसराइल का था। सबसे मीठा पानी, सबसे खालिश शहद, सबसे खुशबूदार फल और सबसे सुहाना मौसम इसराइल का था। वो कहती थी, इसराइल जन्नत है, मुकद्दस और बाबरकत सरजमीन है। और उसके जाते ही हया और डीजे उस फिक्रे में यूं तरमीम कर लेती कि फलस्तीन जन्नत है, मुकद्दस और बाबरकत सरजमीन है। अब भी हया बहुत अनमाक से दोनों हथेलियों पर चेहरा गिराए उनकी बातें सुन रही थी। जो भी था, इसराइल नामा सुनने में मज़ा बहुत आता था। धीमी आवाज़ से बात करने के बावजूद उन सब की आवाज़ों ने मिलकर शोर कर रखा था और उस सारे शोर में डीजे अपने पंख के ऊपर बिस्तर में लेटी तकिया मुंह पे रखी हुई थी। उनकी आवाज़ से बुलंद होती गई तो उसने मुंह से तकिया हटाया और चेहरा ऊपर करके बेजारी से उनको मुखातिब किया। प्लीज़ शोर मत करो, मेरे सर में दर्द है, मुझे सोने दो। ओके ओके। आले ने फौरन अस्बात में सर हिलाया। सबने शी करके एक दूसरे को चुप करवाया और धीमी धीमी बड़बड़ाहटों में बोलने लगी। डीजे वापस लेट गई और तकिया मुंह पे रख लिया। हाँ, चांद। मैं चांद को ही देख रही थी। सारा जो अपनी लट को उंगली पे मरोड़ते मुस्कुराते हुए कह रही थी, दूसरी तरफ कुछ सुनकर सारा गड़बड़ाई। अच्छा, आज चांद नहीं निकला? ओह, मैंने शायद फिर अपने तस्वुर में देखा था। मुझे यही कलर स्कीम चाहिए और अगर इसके साथ हम ये फूल कर लें तो वो मैच कर जाएंगे। और फिर ये रंग। सेंड्रा मैगजीन के सफ़े को पलटकर पीछे से कोई दूसरा सफ़ा निकालकर हाली को दिखाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज़ें फिर से बुलंद होने लगी। चंद सानिए बाद डोर में फिर से शोर मचा था। कैन समवन प्लीज शट अप? डीजे सब खोकर उठी और जोर से चिल्लाई। वो पिछले 2 घंटों में कई दफ़ा उनको खामोश होने का कह चुकी थी मगर बार बार लड़कियों की आवाज़ें बुलंद हो जाती थीं।
لیکن اس کے یوں چلانے پر ایک دم سے ڈورم میں آوازیں فوراً بند ہو گئیں۔ بس تم آرام کرو، ہم چپ ہیں، اب سب آہستہ بولو، اچھا؟ حیا نے جلدی سے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے واپس لیٹ گئی اور کمرے میں سب مدھم سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ چند پل مزید سرکے، پھر اسرائیل میں ہمارا مقدس درخت۔ سب سے پہلے ڈالی کی آواز بلند ہوئی تھی، پھر سارا، پھر ہالے اور پھر چیری، جو ابھی تک سب کو متوجہ کرنے کی صحیح کرتے ہوئے انہیں بوتل دکھا رہی تھی۔ مطلب یہ کہاں کی اخلاقیات ہے کہ کسی کا تیل اس سے پوچھے بغیر استعمال کر لیا جائے؟ شور واپس لوٹ رہا تھا۔ ڈی جے ایک دم اٹھی، کمبل اتار کر پھینکا، پنکھ کی سیڑھیاں پھلانگ کر اتری، اپنی میز پہ رکھا، سویٹر گردن میں ڈالا، ساتھ رکھی 3 کتابیں اٹھائیں، طے کردہ اینک کھول کر آنکھوں پہ لگائی اور خاموشی سے کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے پیچھے ٹھڑام سے دروازہ بند کیا تھا۔ ڈورم میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سارا نے بنا کچھ کہے ریسیور کرٹل پہ رکھ دیا۔ چیری نے حفت سے اپنی بوتل واپس بیگ میں رکھی۔ آلی اور سینڈرا نے میگزین بند کر دیا۔ بہت سی نادام نگاہوں کے تبادلے ہوئے۔ وہ ناراض ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ آلی بہت آہستہ سے بولی۔ ٹھہرو، میں اسے مناتی ہوں۔ حیا نے کمبل پرے ہٹایا اور پنکھ کی سیڑھیاں ادھر کر نیچے آئی، میز پہ رکھا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور چپل پہنتے ہوئے باہر نکل گئی۔ پیچھے کمرے میں ابھی تک سناٹا چھایا تھا۔ اسٹڈی ساتھ ہی تھی، اسے پتا تھا ڈی جے وہیں ہوگی۔ اسے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ سامنے رائٹنگ ٹیبل پہ کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ چوکھٹ سے اس کا نیم روخی نظر آتا تھا، پھر بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کا دل ایک دم بہت زیادہ دکھا۔ وہ دبے قدموں چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ ڈی جے؟ خدیجہ بائیں کنپٹی کو انگلی سے مسلتے چہرہ کتاب پہ جھکائے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈی جے، وی آر ریئلی سوری۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ڈی جے نے سختی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ اس سے بے حد ملال ہوا۔ سوری یار، ہم نے تمہارا خیال نہیں کیا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ جواب دیے بنا یوں ہی کنپٹی کو انگلی سے مسلتی کتاب پہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سر میں درد ہے؟ اس سے ہولے سے پوچھا۔ ڈی جے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹیبلٹ لی ہے کوئی؟ ہاں، وہ ہتھیلی کی پوچھ سے گیلے رخسار رگڑتے ہوئے بولی تو آواز فاری تھی۔ صرف یہی بات ہے؟ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ سیمسٹر ختم ہونے کے بعد ہم نے گھر تو چلے جانا ہے نا؟ سیمسٹر ختم ہونے میں بہت دیر ہے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے چارگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اینک کے پیچھے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ دیر کہاں؟ فروری میں ہم ادھر آئے تھے، مارچ گزر گیا، اپریل گزر گیا، مئی آنے والا ہے، جون میں ایگزامس ہوں گے اور جولائی میں ہم پاکستان ہوں گے۔ 5 ماہ تو ختم بھی ہو گئے۔ ڈی جے بھیگتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام، دی اینڈ، خلاص۔ اس سے ہاتھ چھاڑ کر جیسے بات ختم کی۔ ڈی جے چند لمحے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ حیا، میں نے کل اپنی امی کو خواب میں دیکھا تھا، وہ بہت بری طرح رو رہی تھیں، اتنی بری طرح کہ میرا دل ڈر رہا ہے، پتہ نہیں گھر میں سب ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ میں گھر کا آخری بچہ ہوں اور آخری بچوں کے حصے میں ہمیشہ بوڑھے ماں باپ آتے ہیں۔ میرا دل ان کے لیے دکھتا ہے حیا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 3 ماہ تو ہم نے یہاں گزارنے ہیں نا۔ ہم پاکستان چلے جائیں؟ تم جانتی ہو یہ ناممکن ہے، ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ ہم 5 ماہ ختم ہونے تک ترکی نہیں چھوڑ سکتے۔ میں مستقل جانے کی بات نہیں کر رہی، بس چند دن کے لیے اسپرنگ بریک میں ہم اسلام آباد چلے جائیں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ میری بھی کزن کی شادی ہے، مگر میں اسے قربان کر رہی ہوں، صرف اس لیے کہ اگر ہم ابھی پاکستان گئے تو واپس آتے ہوئے ہمارا دل خراب ہوگا اور پھر یوں ترکی میں اکیلے گھومنے پھرنے کا موقع ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ اکیلے؟ ڈی جے نے سسایا سا جھٹکا۔ تمہیں پتہ ہے ہم دونوں نے یہ اسکالرشپ پروگرام کیوں اپلائی کیا تھا؟ کیونکہ ہم دونوں کو اکیلے آزادی سے وقت گزارنے کا شوق تھا، ایسی آزادی جس میں ابو اور بھائیوں کی روک ٹوک نہ ہو۔ مگر انسان آزاد تبھی ہوتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے، اور یہ وہی تنہائی قید کر لیتی ہے۔ ہر آزادی میں قید چھپی ہوتی ہے، جیسے اب ہم ترکی میں قید ہیں اور مجھے لگتا ہے ہم کبھی پاکستان واپس نہیں جا سکیں گے۔ حیا نے جیسے تعصب سے نفی میں گردن ہلائی، پھر نگاہ میز پہ رکھی ڈی جے کی موٹی سی فلسفے کی کتاب پہ پڑھی جس کے سرورق پہ سکرات کی تصویر بنی تھی۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ پرے ہٹاؤ ان بوڑھے انکل کو،
इन्हीं को पढ़ पढ़ कर तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। सकरात को कुछ मत कहो। टीचर ने तड़प कर किताब पीछे की। अफलातून गवाह है कि सकरात ने किस अजमत और बहादुरी से जहर का प्याला पिया था। मेरी तो 7 नस्लों पे एहसान किया था। वो तुनक कर कहते हुए खड़ी हो गई। और हम कोई पाकिस्तान नहीं जा रहे। 7 दिन और तुर्की के 7 शहर, ये प्रोग्राम है हमारा। डन डन। टीचर मुस्कुरा दी। और सुनो, आज टाइम चेंज हो गया है, घड़ी 1 घंटा आगे कर लो। वो डीजे को नॉर्मल होता देखकर टाली का इसराइल नामा सुनने वापस चली गई। ओह नहीं, यहाँ भी वही शरीफ वाला नया टाइम पुराना टाइम। डीजे ने झुंझलाते हुए किताब खोल ली। उससे नई टाइम पुराने टाइम से ज्यादा कोफ्त किसी शय से नहीं होती थी। टॉक्सिन स्क्वायर का मुजस्मा आज़ादी बाहर के फूलों की खुशबू में बसा हुआ था। सुबह का वक्त था और मुजस्मे के गिर्द दायरे में उगी घास पे सुर्ख सर्द और सफ़ेद टूलिप्स खिले थे। फिजा में ताज़ा पके फूलों की रसीली महक थी। वो दोनों उस ठंडी मीठी हवा में साथ साथ चलती इस्कलाल स्ट्रीट की तरफ बढ़ रही थीं। दोनों ने स्याह कोट पहन रखे थे और बाजू में बाजू डाल रखा था। वो इतनी दफ़ा इस्कलाल स्ट्रीट आ चुकी थी कि बहुत सी दुकानें तो उन्हें हिफ्स हो चुकी थीं। उसके बावजूद वो आज तक इस तवील तरीन गली के एहतताम तक नहीं पहुंच सकी थीं। उनके तमाम दोस्त और डोम फेलोज कल ही अपने टूर्स पे निकल चुके थे। उन्होंने आज सारा दिन इस्तिकलाल स्ट्रीट में शॉपिंग करके कल सुबह बस से कापाडोशिया जाना था। आज वो खूब भाव करके शॉपिंग करने का प्रोग्राम बनाकर आई थी, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तानी सियाहों के लिए तुर्क फौरन नर्क कम कर देते थे। 7 दिन, 7 शहर, कितना मजा आएगा ना। टीजे ने चश्मे तस्वूर से खूबसूरत तुर्की को देखते आंखें बंद करके खोली। मजा तो छोटा लफ्ज है टीजे, मुझे तो खुद पे रश्क आने लगा है कि जिंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है। वो दोनों सिलाल स्ट्रीट में दाखिल हो गई थीं। वहाँ हमेशा की तरह रश था। दोनों तरफ में बने रेस्टोरेंट्स और दुकानों की रौनक उरूज पे थी। तुर्की का नक्शा हमारे पास है। हम रोज एक शहर जाएंगे, एक रात उधर कैंप करेंगे और फिर वहां से करीबी शहर की बस पकड़कर आगे चले जाएंगे। यूं 7 दिनों में हमारे 7 शहर हो जाएंगे। और कपाडोशिया में हॉट एयर बलून की फ्लाइट भी लेंगे। कितना मजा आएगा है जब हम बलून की टोकरी में बैठे ऊपर फिजा में तैर रहे होंगे और पूरा तुर्की हमारे कदमों तले होगा। वो दोनों बहुत जोश और जज्बे से मंसूबे बनाते हुए आगे बढ़ रही थीं। एक तरफ बर्गर किंग का बोर्ड चमका रहा था। टीचर ने गर्दन मोड़कर उससे देखा। सुनो है जिहान को भी साथ चलने का कहें, उसका तो नाम भी मत लो। वो सेहत में देखते हुए आगे चलती गई। अभी उस रेस्टोरेंट की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। यार माफ कर दो ना, वो किसी और बात पे अपसेट होगा, मगर मैं उसी बात पे अपसेट हूँ। कोई जरूरत नहीं है उससे मिलने की। वो उसे बाजू से जरा खींच कर आगे ले गई। मेरा माइग्रेन सारा ट्रिप खराब कराएगा। टैबलेट ली थी मगर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। डीजे को फिर से सर में दर्द होने लगा। और मेरा ट्रिप मेरा गैर रजिस्टर्ड फोन खराब कराएगा। उससे कोट की जेब से हाले का भद्दा तुर्क फोन निकालकर मायूसी से उसे देखा। इसकी बैटरी जल्द खत्म हो जाती है और वहाँ दूसरे शहरों में पता नहीं क्या हालात हों। मैं अपने पाकिस्तानी फ़ोन को रजिस्टर करवा ही लेती हूँ। ठीक है, मगर पहले जूते देख ले। वो दोनों एक शूज स्टोर का दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुई। दरवाज़ा जरा भारी था, मुश्किल से खुला। अया अचंभे से दरवाजे को देखते हुए आगे बढ़ गई। बात अजीब थी कि जिस अगली दुकान पे वो गई, उसका दरवाज़ा भी जोर लगाकर धकेलने पे पीछे हुआ। आज इस सकलाल चटेसी के दरवाज़ों को क्या हुआ है? डीजे भी महसूस करके जरा हैरत से बोली। एविया की दुकान इस सकलाल स्ट्रीट में जरा आगे जाकर मिली। वो दोनों इकट्ठी चौखट तक आई और लाशोरी तौर पर एकदम बहुत जोर से दरवाजे को धक्का दिया। वो ग्लास डोर बेहद बारीक और नाजुक शीशे का बना था। वो कोया उड़ता हुआ जाकर मुखालिफ समेत में खड़े स्टैंड से टकराया और जोरदार छनाके की आवाज़ आई। लोहे के स्टैंड का कोई हुक निकला हुआ था। उसकी सर्प जोर से लगी और दरवाजे के ऊपरी हिस्से से शीशे के टुकड़े छन छन करते फर्श पे आ गिरे। वो दोनों एकदम साकित सी आधे टूटे दरवाजे को देख रही थीं। काउंटर के निचले दराज से कुछ निकालते सेल्समैन ने चौंक कर सर ऊंचा किया। टूटे दरवाजे को देखकर उसका मुंह पूरा खुल गया। वो हक्का बक्का सा उठ खड़ा हुआ। कापाई कर दी। उससे उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। डीजे का सकता पहले टूटा। वह हया के करीब किसकी और होले से सरगोशी की। हया, इससे हमें दरवाजा तोड़ते नहीं देखा। बस ठीक है, हम मुकर जाते हैं। वो गला खंगारते खुद को नॉर्मल करते हुए आगे बढ़ी और अपना पाकिस्तानी फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। फ़ोन रजिस्टर करवाना है। कापाई कर दी मादाम। वो फ़ोन को देखे बिना अभी तक दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए पूछ रहा था। मुझे फ़ोन रजिस्टर करवाना है। कापाई कर दी। डीजे, ये क्या बक रहा है?
वो खौफ से डीजे की तरफ पलटी। इससे गालिबन इंग्लिश नहीं आती और ये दरवाजे के बारे में पूछ रहा है। देखो भाई, वो आगे आई और काउंटर पे कोने रखे बड़े इत्मीनान से बोली, हमने कोई दरवाज़ा नहीं तोड़ा और हमने तो तुम्हारा दरवाज़ा देखा ही नहीं था। बिल्कुल, हमने तो कभी ज़िंदगी में दरवाजे नहीं देखे। हमारे यहाँ घरों में दरवाजे होते ही नहीं हैं, लोग खिड़कियों से अंदर फैलाते हैं। मगर उनकी कोई बात उसकी समझ नहीं आ रही थी। अब सदमे और दुख से सीने पर हाथ मारते दरवाजे को देखते हुए अल्लाह अल्लाह कहने लगा। तो शदीद गम में यही करते थे। अच्छा, मेरा फ़ोन रजिस्टर कर दो। लड़का चंद लम्हे गमगीन और कीना प्रवण निगाहों से उसे देखता रहा, फिर हाथ आगे बढ़ाया। पासपोर्ट। पासपोर्ट। उन दोनों ने एक दूसरे को जरा तशवीश से देखा। ये पासपोर्ट सिर्फ फ़ोन के लिए मांग रहा है? नहीं, ये हमें अंदर करवाएगा टीजे। इसे पासपोर्ट नहीं देना, वरना इससे इतना लंबा जुर्माना करवाना है कि हमारा ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। पासपोर्ट नहीं है हमारे पास। टीजे ने हाथ हिलाकर जोर से कहा। वो हया से चंद कदम पीछे थी। पासपोर्ट। उससे बाजू बढ़ाए फिर से पासपोर्ट मांगा। कहा ना नहीं है हमारे पास पासपोर्ट। हया झुंझलाए हुए अंदाज में कह रही थी। पासपोर्ट के बगैर रजिस्टर नहीं कर सकते। देखो, हम तुम्हें कुछ पैसे ऊपर दे देंगे। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। वो अपनी धुन में कही जा रही थी जब लड़का एकदम घबरा कर चिल्ला उठा। उसे नासमझी से उसे देखा, फिर उसकी निगाहों की ताकों में गर्दन मुड़ी। हया, हया। पीछे खड़ी खदीजा सर दोनों हाथों में थामे ऊंधी गिरती जा रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और तकलीफ की शिद्दत से दबे दबे अंदाज में चिल्ला रही थी। लड़का भागकर काउंटर के पीछे से निकला। डीजे, डीजे। वो हंसियाने अंदाज में चीखते हुए उसकी तरफ लपकी। उसकी ऐनक फिसलकर फर्श पे जा गिरी। तेजी से उसकी तरफ बढ़ते लड़के का चौकर उस पे आया। कड़च की आवाज आई और एक शीशा दो हिस्सों में बट गया। डीजे, डीजे। वो उस पे झुकी दीवाना वार उसे पुकार रही थी। डीजे की आंखें बंद हो रही थी। सारी दुनिया अंधेरे में डूब रही थी। अस्पताल का वो कॉरिडोर सर्द और वीरान था। संगमरमर का फर्श किसी मुर्दे की तरह था, सफेद, बेजान, ठंडा। वो बेंच पे बिल्कुल सीधी बैठी थी, साकित, जामद, सेद में किसी गैर नुक्ते पर निगाहें मरकूज किए। उसकी आंखों से आंसू मसलसल टूट टूट कर गिर रहे थे। जब से टीजे ऑपरेशन थिएटर में थी, वो यूं ही इधर बैठी थी। ऑन ड्यूटी डॉक्टर से कुछ बताया था कि हतीजा के ब्रेन में बेरी एनोरिज्म था, एक फूली हुई एनोरिज्म जो फट गई थी। सब आर्गेनाइट हेमरेज। डॉक्टर ने कहा था कि बेरी एनोरिज्म फटने वाले मरीजों में से 80 से 90% की मौत वाक़या हो जाती है। कम से कम भी 10% की उम्मीद थी और वो उसी 10% उम्मीद को थामे वहाँ बेंच पे बैठी थी। उसका जहन बिल्कुल मफलूज हो चुका था, जैसे भारी सिल से सर को कुचल दिया क्या हो। फिर भी उससे कहीं से हिम्मत मजतमा करके डीजे के घर वालों को पाकिस्तान फ़ोन कर दिया था। उसके बाप भाइयों की परेशानी, माँ के आंसू, वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। उसके अब्बू तुर्की आने की कोशिश कर रहे थे और उसका भाई जो फ्रांस में मुकीम था वो भी रात तक पहुंच जाएगा। बस उसकी समझ में यही बात आई थी। बार बार कोई ना कोई उसे फ़ोन करता और वो हर बात के जवाब में भीगी आवाज़ से इतना ही कह पाती, मुझे नहीं पता, डॉक्टर बाहर नहीं आए। अब वो यूं ही निढाल सी बेंच पे बैठी थी। आंसू, लड़ियों की सूरत उसकी आंखों से गिर रहे थे। 10% की उम्मीद। उसे गोद में रखे मोबाइल को देखा, फिर उठाकर कपकपाते हाथों से पैगाम लिखने लगी। मैं टॉक्सिम फर्स्ट एड हॉस्पिटल में हूँ। डीजे को ब्रेन हेमरेज हुआ है, तुम फौरन आ जाओ। और जिहान को भेज दिया। उनके दरमियान अगर कोई तलखी थी भी तो उसे याद नहीं थी। अगर याद थी तो सिर्फ और सिर्फ खदीजा। अजान का वक्त हुआ तो वो उठी और वुजू करके वापस उधर आई। कोट उसने वहीं बेंच पे छोड़ दिया था और अब नीली कमीज की आस्तीनें गीले बाजू पे नीचे कर रही थी। चेहरा, हाथ और माथे से बाल भी वैसे ही खिले थे। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है। चंद रोज कब्ल की दो लड़कियों की गुफ्तगू उससे याद आई। वो सलाम फेर कर दहशत की हालत में बैठी थी। उसका चेहरा मुकम्मल तौर पे भीगा हुआ था और ये वुज़ू का पानी नहीं था। वो दोनों हथेलियां मिलाए उन्हें डुबडुबाई आंखों से देख रही थी। मेरे अल्लाह, वो बेआवाज रो रही थी। आपको पता है, डीजे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। इरम ज़ारा उन सबसे अच्छी दोस्त। आप उसे हमसे मत छीने। उसके माँ बाप वो बूढ़े हैं,
वो मर जाएंगे। आप हमें ऐसे मत हंसवाएं। आप हमें डीजे वापस कर दें। मेरी 10% की उम्मीद को हारने मत दें। वो हथेलियों पे चेहरा झुकाए होले होले लड़स रही थी। शेफून का नीला दुपट्टा सर से फिसल कर गर्दन की पुष्ट तक जा गिरा था। मैं बहुत अकेली हूँ। मेरे पास अभी कोई नहीं सवाए आपके। मेरे पास बचाने के लिए कोई घंटी नहीं है, खटकाने के लिए कोई दरवाजा नहीं है, हिलाने के लिए कोई जंजीर नहीं है। मेरी पहली उम्मीद भी आप है, आखिरी भी आप है। अगर आपने मेरी मदद न की तो कोई मेरी मदद नहीं कर सकेगा। अगर आपने छीन लिया तो कोई दे नहीं सकेगा, और अगर आप दे दे तो कोई रोक नहीं सकेगा। आप हमें डीजे की जिंदगी वापस लौटा दें। आप डीजे को ठीक कर दें। उसके दिल पे गिरता हर आंसू अंदर ही अंदर दाग लगा रहा था, जलता सुलगता हुआ दाग। उसका दिल हर पल जख्मी होता जा रहा था। अल्लाह ताला, मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं मांग सकूं, और आपके अलावा कोई नहीं है जो मुझे कुछ दे सके। मेरी एक दुआ मान ले। मैं जिंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगी, कभी कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी। आप हमें डीजे की जिंदगी वापस लौटा दे। मैं हर वो काम करूंगी जो आपको राजी करे और राजी रखे। मैं आपको कभी नाराज नहीं करूंगी। आप डीजे को ठीक कर दें प्लीज। वो हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। वो जिंदगी में कभी इतनी अकेली नहीं हुई थी जितनी आज थी। वो कभी इतनी बेबस, इतनी लाचार नहीं हुई थी जितनी इस वक्त थी। कितने घंटे गुजरे, कितनी घड़ियां बीती, उससे कुछ याद नहीं था। बस अंधेरा छा रहा था। जब उससे जिहान को तेज तेज कदमों से चलते उस तरफ आते देखा, वो खड़ी भी नहीं हुई, बस बेंच पे बैठी गर्दन उठाए खाली खाली नजरों से उसे देखने लगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब कैसी है वो? हुआ क्या था? वो फूली सांसों के दरमियान कहते हुए उसके साथ बैठा। वो उतना ही परेशान था जितनी वो। मेरी एनोजिज्म फट गया था, जिसके नतीजे में सब आर्काइड एमरेज। उसे खुद जो समझ में आया था वो बताने लगी। बताकर वो फिर से दोनों हाथों से सर दिए रोने लगी। वो ठीक हो जाएगी, तुम ऐसे मत रो। तुमने कुछ खाया है? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। मैं कुछ लाता हूँ। और फिर वो रुका नहीं, तेजी से उठकर चला गया। जब वापिस आया तो हाथ में सैंडविचेस का पैकेट और जूस की बोतल थी। कुछ खा लो। उसे सैंडविच निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। मुझसे नहीं खाया जाएगा। वो नफी में सर हिलाने लगी। उसी पर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुले। वो तड़प कर उठी। मैं देखता हूँ। उसे वहीं रुकने का कहकर वो आगे गया और बाहर आने वाले सर्जन से तुर्क में बात करने लगा। वो बेकरारी से खड़ी उन दोनों को बातें करते देखी गई। ओके ओके। सर हिलाकर बात खत्म करके वो वापस उसकी तरफ आया। क्या कह रहा था डॉक्टर? कैसी है डीजे? वो आराम से है, अभी उसे शिफ्ट कर देंगे, मगर तुम ठीक नहीं हो। इधर बैठो। उसे वापस बेंच पर बिठाकर उसे सैंडविच उसकी तरफ बढ़ाया। ये खाओ। ओह जिहान, वो ठीक है। मेरी दुआ कबूल हो गई। उसे निढाल से अंदाज में सर दीवार से टिका दिया। कुछ खा लो है आप। उसके सर पर उससे बामुश्किल आधा सैंडविच खाया और थोड़ा सा जूस पिया, फिर बोतल परे हटा दी। जिहान, मेरी दुआ रद्द नहीं हुई। मैंने इतनी दुआ की थी। ये कैसे हो सकता है कि कोई इतनी दुआ करे और वो पूरी ना हो? वो खोए खोए अंदाज में दूर खलाओं में देखते हुए कह रही थी। हया, थोड़ा सा और खा लो, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं, तुम्हें पता है मैंने कभी इतने दिल से दुआ नहीं मांगी जितनी आज मांगी थी। फिर ये कैसे होता, क्यों पूरी ना होती? उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वो खामोशी से उसे देखे क्या, और वो मजीद कुछ नहीं खाएगी, उससे अंदाजा हो चुका था। वो अब सामने दीवार को देखते हुए बैठे आंसुओं के दरमियान कह रही थी। तुम्हें पता है इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान जाए, और मैंने आज उम्मीद नहीं हारी थी जिहान। मगर बाज दफा किस्मत हरा दिया करती है। वो बहुत धीरे से बोला तो वो चौंकी। जिहान उसे ही देख रहा था। एकदम उसका दिल डूब कर उभरा। जिहान! हया, डीजे की डेथ हो गई है। कॉरिडोर का सन्नाटा एकदम से टूटा। पीछे कहीं किसी स्ट्रेचर के पहियों के चलने की आवाजें आई थी। वो बिना पलक झपके जिहान को देख रही थी। हाथ में पकड़ी टूटी ऐनक पे उसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। पसीने में भीगी हथेली से ऐनक के शीशे पे धुंध जाती जा रही थी। ठंडी गीली धुंध। मेरी फ्रेंड्स मुझे डीजे कहती हैं, लेकिन चूंकि आप मेरी फ्रेंड नहीं है इससे मुझे खतीजा ही कहे। शाम की धुंधली सी चादर ने पूरे संबोल को अपनी लपेट में ले रखा था।
दोपहर में खूब बारिश हुई थी और आसमान इतना खुलकर बरसा था कि लगता था सारी दुनिया बह जाएगी, सब डूब जाएगा। वो तब से इसी तरह फूफो के लाउंज के सोफे पे पाँव ऊपर करके बैठी, घुटनों पे सर रखे रोए जा रही थी। एवं ही सामान गुम हो जाए, हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाना। उसकी आंखों के सामने डीजे का आखिरी चेहरा जैसे स्तब्ध हो गया था। वो मंजर हर जगह छाया था कि और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। बेजान चेहरा जैसे सारा खून उजड़ गया। वो बंद आंखें, सेजर पे डाला बेहिस्सो हरकत वजूद, वो उस मंजर में मुकीद हो गई थी। एਵੇਂ बर्फ ना पड़े, खुद तो बर्फबारी देख देख कर उगता चुके हैं, हमें तो देखने दे। उसी रात डीजे का भाई पहुंच गया था और 2 दिन तक क्लियरेंस मिल गई थी और आज दोपहर वो उसकी मैयत लेकर पाकिस्तान रवाना हो गए थे। तब उसे जिहान और पुप्पो अपने साथ ले आए थे। वो उस वक्त से यूं ही बैठी थी, ना खाती थी ना कोई बात करती थी, बस रोए चली जा रही थी। उसका गम बहुत बड़ा था। सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम से लड़के रहते हैं, मैंने उन्हें कमरे में जाते देखा है। सारे दिन में अगर उससे कोई बात की भी तो यही थी कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मेरी सीट बुक करवा दे, मैंने इधर नहीं रहना। किचन में जिहान और पुप्पो खड़े यही बातें कर रहे थे। उनकी दबी दबी आवाज़ें उस तक पहुंच रही थी मगर वो सुन नहीं रही थी। उसकी दिलचस्पी हर शय से खत्म हो गई थी। मैं कैसे जा सकता हूँ उसके साथ? और वो अकेली कैसे जा सकती है? उसे कल से बुखार है, हालत देखी है तुमने इसकी। मैं उसे अकेला भेजूं तो अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? मगर मम्मी, आपको अब्बा का पता है ना, उन्हें इल्म हुआ तो? उन्हें ये बताएंगे तुम अनकरा तक गए हो। मगर मम्मी, मेरा जाना जरूरी तो? जिहान सिकंदर, जो मैंने कहा वो तुमने सुन लिया। तुम कल सुबह की फ्लाइट से हया के साथ जा रहे हो। वो उसी तरह घुटनों में सर्दी हो रही थी। इर्द गिर्द क्या हो रहा है उससे नहीं पता था। उसका दिल ऐसे पूरी तरह टूटा था कि हर शहर से दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। पार्क टावर्स एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, इससे कौन सा जाकर चेक कर लेना है? थोड़ा सा शो मारने में क्या हर्ज है? जब पुप्पो ने आकर ये बताया कि जिहान उसके साथ जाएगा चाहे जितने भी दिन लगे, तो भी उससे कोई जवाब नहीं दिया था। उससे फिलहाल जिहान सिकंदर से कोई सरोकार ना था। वैसे तुम्हारी पुप्पो का कोई हैंडसम बेटा बेटा है? तुम्हारी चमक दमक देख कर ये ख्याल आया। हर चीज जैसे स्लो मोशन में हो रही थी। आवाजें बंद हो गई थी, सिर्फ हरकत दिखाई दे रही थी। वो अतातुर्क एयरपोर्ट पे छोटे छोटे कदम उठाती चल रही थी। उसके साथ कोई और भी चल रहा था मगर वो उससे नहीं देख रही थी। रहने दो आया, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। जहाज धीरे धीरे मखो परवास था। खिड़की के पार मरमरा के समंदर पे बादल तैरते दिखाई दे रहे थे, नर्म रुई के गोलों की तरह सुरमाई बादल। उनमें इतना पानी लदा था जितना उसकी आंखों में था, या शायद उसके आंसू ज्यादा थे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पे कम से कम मैं तैयार नहीं हूँ। ये भाईचारा तुम्हें ही मुबारक हो। उससे खुद को एयरपोर्ट पे अब्बा के सीने से लगते बेतहाशा रोते हुए महसूस किया और फिर उसका सर थपथपाते हुए कुछ कह रहे थे वो, कुछ ऐसा कि बस अब वो उनके पास रहेगी, अब वो उसको वापस नहीं भेजेंगे। चीजें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजरब्रेड हाउस से हार मान ली। वो अम्मा के साथ डीजे के घर में थी। वहां हर तरफ कोहराम मचा था। उसकी अम्मी और बहनों का बिलक बिलक कर रोना, मातम, बहन सिसकियों की आवाजें, चीखें। जवान मौत थी, जवान मौत थी। और गोया पूरी दुनिया इधर इकट्ठी हो गई थी। वो किसी को दिलासा न दे सकी, बस एक कोने में बैठी बेआवाज रोती गई। अच्छा फिर सोच लो, वह अब भी शादीशुदा है। नमाज जनाजा पिछले रोज से अदा की जा चुकी थी मगर गम अभी पुराना नहीं हुआ था। खदीजा की बहनें उससे उसके बारे में पूछती थीं मगर वो किसी को कुछ बता ही नहीं पा रही थी। सारी बातें खत्म हो गई थी। दुनिया बर्फ का ढेर बन गई थी, मरमरा के समंदर पे तैरती बर्फ का ढेर। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त खत्म हो जाता है। एहतताम, दी एंड। बाब 5। सो स्नोबर के ऊंचे दरख्तों के दरमियान हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। वहां हर सो घना जंगल था। ऊंचे दरख्तों के पत्ते सुनहरी धूप को मिट्टी तक पहुंचने नहीं देते थे। दोपहर के वक्त भी उधर ठंडी मीठी सी छाया थी। बहारें उसी छाया में इधर उधर भागती,
वो फूल के सफेद फूल तोड़ तोड़ कर टोकरी में भर रही थी। आयशे गुल एक दरख्त तले जमीन पे बैठी, सामने फैले कपड़ों पे रखे बहुत से सुर्ख जंगली फूलों को धागे में परो रही थी। करीब ही एक कटा हुआ तना गिरा पड़ा था। जब बहुत से फूल जमा हो गए तो वो आयशे के पास आई। आयशे, सफेद फूलों से भरी टोकरी उस कपड़े पे एक तरफ उंडेलते हुए उससे पुकारा। हम्म, उसे जवाबन कहते हुए हाथ से सफेद फूलों का ढेर नए फूलों से एक तरफ समेट दिया। सफेद तुमसे लड़ क्यों रहा था? वो खाली टोकरी रखकर उसके सामने आलती पालती मारकर यूं बैठ गई कि अब दोनों के दरमियान फूलों वाला कपड़ा बिछा था। लड़ नहीं रहा था, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। मगर वो ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहा था? बाहरी दोनों हथेलियों पे चेहरा गिराए उलझी उलझी सी पूछ रही थी। कर्टन झुकाकर सुई फूल में डालती आयशे ने मुस्कुराकर सर झटका। जब इंसान दूसरे की बात नहीं समझना चाहता तो यूं ही ऊंचा ऊंचा बोलता है। तुम्हें पता है ना, उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी उसकी पाकिस्तानी कजन से तय कर दी है और वो उससे शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? उसकी मर्जी नहीं होगी। उसे सुई को फूल की दूसरी तरफ से निकाल कर खींचा, धागा खींचता चला आया। फूलों की लड़ी लंबी होती जा रही थी। शादी मर्जी से होती है ना? हाँ। वो अब बहारी के सफेद फूलों के हाथ से इधर उधर टटोल रही थी। फिर जब मैं बड़ी होंगी तो मैं अब्दुल रहमान से शादी करूंगी। फूलों को समेटता उसका हाथ रुका। उससे खफा से निगाह बहारे पे डाली। बुरी बात बहारे कुल, अच्छी लड़कियां यूं हर बात नहीं कर लेती। मगर मैंने तो अब्दुल रहमान को कह दिया था। वो एकदम ठटक कर रुक गई और बेयकीनी से उसे देखा। क्या कहा तुमने उससे? यही कि जब मैं बड़ी होंगी तो क्या वो मुझसे शादी करेगा। तो उससे क्या कहा? उससे कहा तुम्हें ऐसी बातें किससे सिखाई? फिर वो सांस रोके सुन रही थी। मैंने कहा आयशे गुल ने। रवानी से बोलती बाहरी यख लग लटकी। क्या? वो शशर रह गई। तुमने उससे झूठ बोला। तुमने वादा किया था अब तुम झूठ नहीं बोलोगी। खुदाया, वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में? उससे तासुब से माथे को छुआ। बाहर इन लापरवाही से शाने उचकाए। मगर उसे पता चल गया था। उससे कहा आयशे कुल अच्छी लड़की है और मुझे पता है उससे ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। उसकी बात पे आयशे के तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। एक बेहतियार सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे बिखर गई। वो होली से सर झटक कर फूल उठाने लगी। मगर तुमने झूठ नहीं छोड़ा ना? वादा अब नहीं बोलूंगी। हर दफा अल्लाह से वादा करती हो और हर दफा तुम्हें एक और मौका दे देता है वो, मगर तुम फिर भी वादा तोड़ देती हो। इतनी दफा वादा तोड़ोगी तो वो तुम्हारे वादों का इतबार करना छोड़ देगा। आइंदा मैं सच बोलूंगी, अब की बार मजबूत वाला वादा। चलो ठीक है, वो मुस्कुरा दी। अब तुम हमेशा सच बोलना, क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा झूठ बोलता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब उसे खुद अपने सच का भी इत्बार नहीं रहता। सीकुल्स का गोल फड़फड़ाता हुआ उनके ऊपर से गुजरा। आयशे ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। वो परिंदे यकीनन पूरे बयूक अदा का चक्कर काटकर अब समंदर की तरफ मखू परवास से। आयशे कुल, चंद लम्हे उन परिंदों की पंख की मानिंद उड़कर बादलों में गुम हो गए तो बहारे ने पुकारा। बोलो। वो गर्दन झुकाए अपनी लड़ी में अब सुर्ख फूलों के आगे सफेद फूल पर हो रही थी। तुम तो हमेशा सच बोलती हो ना, एक बात बताओगी? बहारे सारा डरते डरते कह रही थी। पूछो। अब्दुल्ला की बहन किसी को कह रही थी कि बयूक अदा की पुलिस बहुत बुरी है। वो अब्दुल रहमान पाशा को कुछ नहीं कहती और ये कि वो जजीरे का सबसे बुरा आदमी है। आयशे, क्या अब्दुल रहमान वाकई बुरा आदमी है? वो रुक रुक कर तसबसब से पूछ रही थी। आयशे सांस रोके उसे देख रही थी। बहारे खामोश हुई तो उसे जरा हल्की से सर झटका। नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है। अब्दुल्ला की बहन को क्या पता? और तुमने किसी से जाकर अब्दुल रहमान के बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम्हें अपना वादा याद है ना? बहारी ने गर्दन इस बात में हिला दी। मुझे याद है। आयशे धागा दान से तोड़कर लड़ी के दोनों सिरों की आपस में गिरा लगाने लगी। उसके चेहरे पे वासिया उदासी बिखरी थी। वो दोपहर में हदीजा के घर से वापस आई थी। कुछ देर कमरे में लेटी रही। सर दर्द से फटा जा रहा था। बुखार भी हो रहा था और नींद थी कि आ ही नहीं रही थी। बंद कमरे में घुटन होने लगी तो वो घबरा कर उठी और खिड़कियों के पर्दे दोनों हाथों से हटाए। सामने लॉन में कुर्सी पर अब्बा और अम्मा के साथ ताया फुरकान और साइमा ताई चाय पीते नजर आ रहे थे। मेज पे स्नैक्स और दीगर लवाजमान रखे थे और वो लोग बातों में मगन थे। साइमा ताई बहुत सलीके से सर पे दुपट्टा जमाए फातिमा की तरफ चेहरा किए कुछ कह रही थी। फातिमा ताया फुरकान के सामने सर पर दुपट्टा लिए बैठी थी।
जो पीछे कैचर तक ढलक जाता था। उनकी आंखें हया जैसी थीं और लोग कहते थे कि 20 साल बाद हया ऐसी ही होगी। और अब वो सोचती थी कि पता नहीं 20 साल बाद वो होगी भी या नहीं। वो शावर लेकर सादा सफ़ेद ट्राउज़र पे टखनों को छोटी सफ़ेद लंबी कमीज़ पहने, हम रंग दुपट्टा सर पे लिए बाहर आई। पहले असर की नमाज़ पढ़ी कि नमाज़ें उन 3 दिनों में वो तकरीबन सारी पढ़ रही थी। हतीजा के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं करके वो उठी और फिर दोनों शानों पे दुपट्टा फैलाए, बालों को खुला छोड़े किचन की तरफ आ गई। फातिमा फ्रिज से कुछ निकाल रही थी। उससे आगे देखा तो फ्रिज का दरवाज़ा बंद करके मुस्कुराती हुई उसकी तरफ आई। शानू तक आते बालों को कैचर में बांधे वो आम से हुले में भी बहुत जाजिब नजर लगती थी। मेरा बेटा उठ गया। उन्होंने उसे गले लगाया, फिर माथा चूमा। जी, वो मुस्कुराना चाहती थी मगर आंखें भीग गई। बस सब्र करो, अल्लाह की चीज सी अल्लाह ने ले ली। सब्र इतना आसान होता तो कोई दूसरे को करने का ना कहता अम्मा, हर शख्स खुद ही कर लेता। मगर मैं कोशिश करूंगी। गुड। अच्छा भाई आ जाओ, ताया ताई मिलने आए हैं। मुझसे? हाँ, और जिहान से भी। ओ हाँ, किधर है वो? उसे याद आया कि वो भी उसके साथ आया था। बस खाना खाकर सो गया था, जाहिर है थका हुआ था। अभी मैंने देखा तो उठ चुका था, कह रहा था बस आ रहा हूँ। वैसे सबीन का बेटा जरा, वो कहते हुए झिझकी, जरा प्राउड सा नहीं है? नहीं, वो शुरू में यूं ही रिजर्व रहता है और बाद में, हया ने गहरी सांस ली, बाद में भी ऐसा रहता है। इस शुरू और बाद के दरमियान कभी कभी नॉर्मल हो जाता है। वो बाहर आई तो उसे देखकर ताया फुरकान मुस्कुराए। वो झुककर उन दोनों से मिली। इतने अरसे बाद मिला हूं अपनी बेटी से, और वो भी ऐसे मौके पर। तुम्हारी दोस्त का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। आमीन। वो सर के अस्वाद के साथ ताज़ियत वसूल करती कुर्सी खींचकर बैठी। हुआ क्या था उसे? साइमा ताई ने असराए हमदर्दी पूछा। ब्रेन हेमरेज। चंद लम्हों के लिए मुलाल सदा खामोशी छा गई, जिससे बरामदे का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से चीरा। वहां से फातिमा बाहर आई थी और उनके अक में जिहान भी था। उससे स्याह ट्राउज़र जिसके दोनों पहलुओं पे लंबी सफ़ेद धारी थी, के ऊपर आधे बाजुओं वाली सुरमाई टी शर्ट पहन रखी थी। आंखें खुमार उलूदा थीं, जैसे अभी सोकर उठा हो। चेहरा और सामने के बाल गीले थे। वो शायद पानी के छींटे मारकर तौलिए से मुंह खुश किए बगैर ही बाहर आ गया था। उसे आते देखकर सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। वो लॉन के दाने पे पहुंचा तो लम्हे भर के लिए जरा तसवसब से इस घास को देखा, फिर एक निगाह सामने बैठे अफराद के कदमों पर डाली जो जूतों में मुकैद थे। फिर जरा झिझक कर घास पे चलता हुआ उन तक आया। हया जानती थी कि वो क्यों झिझका था। तुर्की में घास पे जूतों से चलना सख्त मायूब समझा जाता था और मौका मिलने पे वो और डीजे अपनी दिली वैक्सीन के लिए घास पे जरूर जूतों से चलकर देखती थी। शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो देखी हमने। उससे मिलकर रस्मी अंदाज में सबका हाल अहवाल पूछकर ताया फुरकान ने घनी मूंछों तले मुस्कुराते हुए कहा था। थैंक्स। वो रस्मन भी नहीं मुस्कुराया और उसे सर्द अंदाज में कहता हया के मुकाबिल कुर्सी खींच कर बैठा। वो यहाँ आने पे कतन राजी ना था, वो जानती थी। सबीन ने गोया कसम खा रखी है कि हमें अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखने देगी। उसे कैसे ख्याल आया तुम्हें भेजने का? उसके लिए दिए से अंदाज का असर था कि ताया फुरकान के मुस्कुराते लहजे के पीछे जरा सी चुभन आई। मम्मी को अपनी भतीजी को अकेले भेजना ऑकवर्ड लग रहा था, सो मुझे आना पड़ा। बगैर किसी लगी लपटी के उससे कह डाला। मंगेतर मनकोहा के अल्फाज से दूर की बात, उससे तो मेरी कसम तक नहीं कहा था। गोया रिश्तों की हदूद वासिया की। सलमान साहब के माथे पे जरा सी शिकन उभरी और साइमा ताई के लबों को एक मायने खेज मुस्कुराहट ने छू लिया। हया बिल्कुल लाताल्लुक सी लॉन की क्यारियों में उगे फूलों को देखने लगी। वो डीजे हमेशा टॉक्सिम पार्क से फूल चुराने की कोशिश करते थे, मगर पार्क का केयरटेकर उन पे बड़ी सख्त निगाह रखता था। और तुम्हारी मम्मी कब आएंगी? सुलेमान साहब ने चाय का खून भरते हुए पूछा। मम्मी की भतीजी और तुम्हारी मम्मी? उसके घर के मर्द आज बहुत तोड़ तोड़ कर अल्फाज अदा कर रहे थे। कुछ कह नहीं सकता। उससे शाने उचका दिए। जिहान, जूस लोगे या चाय या फिर कॉफी? फातिमा ने चाय की हाली कप ट्रे में रखते हुए उसको मुहादिब किया। वो मर्दों की बानिस्बत उसको दामाद वाला प्रोटोकॉल दे रही थी। बस एप्पल टी बहुत है, उससे रवानी में कह दिया, मगर फातिमा की आंखों में उभरती नासमझी देखकर लम्हे भर को मुतसबसब हुआ, फिर फौरन तस्सीह की। बस चाय।
फातिमा ने मुस्कुरा कर सर हिलाया और ट्रे उठाए अंदर की तरफ बढ़ गई। तो बेटा, आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई? सामा ताई अब बहुत मीठे लहजे में पूछ रही थी। वो हर किसी के लिए इतनी मीठी नहीं होती थी। कुछ था जो उसे चौंका गया। जी, अब तो काफ़ी अरसा हो गया। फिर क्या कर रहे हो आप? मेरा इस्तकलाल स्ट्रीट पे एक रेस्टोरेंट है, वही देखता हूँ। जवाबन सामा ताई जरा हैरान हुई। अलबत्ता ताया फुरकान ने मताना से सर हिलाते अपने तासुरात छुपा लिए। वो जानती थी कि वो लोग इस्तकलाल स्ट्रीट की कीमती ज़मीन की अहमियत को नहीं समझते, इसीलिए मुतासिर नहीं हुए। और गो के वो अपनी लाताल्लुकी तोड़ना नहीं चाहती थी, फिर भी धीरे से बोली थी, इस्तकलाल स्ट्रीट पे एक रेस्टोरेंट का मतलब है लाहौर की MM आलम रोड पे 2 रेस्टोरेंट्स। वो कहकर क्यारियों को देखने लगी। ओह अच्छा, गुड। उनके तासुरात फौरन ही बदले थे। वालिद साहब की तबीयत कैसी है अब? जी, ठीक है। वो मुख्तसर जवाब दे रहा था, तभी फातिमा उसकी चाय का मग ट्रे में लेके चली आई। कुछ लो ना बेटा, तुमने कुछ लिया नहीं? जी, मैं लेता हूँ। उससे मग उठा लिया, मगर दूसरी किसी शय को छुआ तक नहीं। ताया फुरकान और साइमा ताई इधर उधर की छोटी छोटी बातें करके जल्दी उठकर चले गए। अलबत्ता जाते वक्त वो जिहां के लिए दिए जाने वाले आज रात के डिनर पर सबको मदऊ करके गए थे। तुम्हारी छुट्टी कब तक है फिर? उनके जाने के बाद सुलेमान साहब ने जिहान से पूछने लगे। बस यही 4 दिन? तो फिर अपनी फ्लाइट बुक करवाना, तो हया की मत करवाना, वो वापस नहीं जाएगी। हया ने चौंक कर अब्बा को देखा। ओके। जिहान ने एक सरसरी नजर उस पर डालते हुए शाने उचका दिए। मगर अब्बा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट? वो एकदम बहुत परेशान हो गई थी। मैं तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र छोड़ दो। अब मेरा मजीद हौसला नहीं कि तुम्हें बाहर भेजने का। उस बच्ची का जनाजा भुगताया है मैंने। इतनी दूर अकेली बच्चियां भेजना कहाँ की अक्लमंदी है? कल को कुछ हुआ तो? मगर अब्बा, उसके ब्रेन में अंदर बहुत पहले से। हया, जो मैंने कहा वो तुमने सुन लिया? उनका अंदाज इतना टोटोक और सख्त था कि उससे सर झुका दिया। जी अब्बा। जिहान लाताल्लुक सा बैठा चाय के खून पर रहा था। उन दोनों ने एक दफा भी निगाहें नहीं मिलाई थी, पता नहीं क्यों। ताया फुरकान के पोश की बत्तियां रात की तारीकी में चमका रही थीं। वो और जिहान फातिमा के हमरा चलते हुए बरामदे के दरवाजे तक आए थे। सुलेमान साहब का कोई ऑफिशियल डिनर था, सो उन्होंने माजरत कर ली थी। दरवाजे के करीब जिहान रुका और झुककर बूट का तस्मा खोलने लगा। फातिमा ने रुककर अचंभे से उसे देखा। पाकिस्तान में जूते पहनकर घर में दाखिल होते हैं? वो इतनी कपीदा, हातिर और बेसार थी कि जिहान से मुखातिब होने का दिल नहीं जा रहा था, फिर भी कह उठी। ओह सॉरी। वो जरा चौंका, फिर जल्दी से तस्मे की गिरा लगाकर सीधा हुआ। ये वो पहली बाज़ाब्ता गुफ्तगू थी जो पाकिस्तान आकर उन दोनों के दरमियान हुई थी। तुर्की में जूते घर के बाहर उतारते हैं, इसलिए वो रुका था। उससे उलझी सी कड़ी फातिमा के करीब सरगोशी करके वजह बताई। फातिमा ने समझ कर ओ कहा और आगे बढ़ गई। डाइनिंग हॉल में बहुत पुरतकल्लुफ सा खाना सजा था। साइमा ताई ने खूब एहतमाम कर रखा था। जिहान बहुत मुख्तसर गुफ्तगू कर रहा था। कोई कुछ पूछता तो जवाब देता और फिर खामोशी से खाने लग जाता। इरम सोनिया भाभी और दावर भाई की उस तरफ बैठी थी। फरूक की कॉल थी, सो वो अस्पताल में था। इरम हया से जरा रुखाई से मिली थी। उसका खींचा खींचा खामोश सा अंदाज हया को सारी वजह समझ आ गया। उस रात वो यकीनन पकड़ी गई थी, मगर हया ने उसे नहीं बचाया था। सुताया के सामने उसका पोल खुल गया होगा, इसलिए वो हया को उस सब का जिम्मेदार समझती थी, मगर उससे असर नहीं लिया। वो डीजे का सदमा इतना गहरा लिए हुए थी कि उसे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दाऊद भाई और ताया फुरकान जिहान से तुर्की के मुतालिक छोटी छोटी बातें यूं ही बरसबिल तस्करा पूछ रहे थे, और वो नपे तुले जवाब दे रहा था। कभी तुर्की आए तो तुम्हारी तरफ जरूर आएंगे। दावर भाई ने सोनिया की तरफ अबरू से इशारा करते हुए कहा। सोनिया मुस्कुराई। ताई ने फौरन दावर भाई को देखा। मेरा मतलब है हम सब। दावर भाई ने जल्दी से तस्दीक की। सोनिया ने सर झुका दिया। श्योर। जिहान ने शाने उचका दिए। जैसे आप आए या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आगे का क्या इरादा है तुम्हारा? खाना दरमियान में था जब ताया फुरकान ने बहुत सरसरी से अंदाज से कहते हुए गोया पहला पत्ता फेंका। अया ने जरा चौंक कर उन्हें देखा। अया ने जरा चौंक कर उन्हें देखा और फिर फातिमा को, जो अया की तरह ही चौंकी थी। जो बात उन 2 माह में वो खुद और इतने अरसे से उसके माँ बाप सबीन फूफो या जिहान से नहीं पूछ सके थे। कुछ सरमाया जमा हुआ तो
जवाहर मॉल में एक रेस्टोरेंट खोल लूंगा। चमचे और कांटे से चावल प्लेट से उठाते हुए उससे जवाब दिया। तुम दावर से साल भर ही छोटे हो ना। उसने आस्वाद में सर हिला दिया। भाई, दावर मियाँ तुम अब मस्जिद स्टैब्लिश होने के हक में बिल्कुल नहीं थे, और साहबजादे का ख्याल ये था कि इस उम्र में फैमिली शुरू कर देनी चाहिए, सो हमने उनकी शादी कर दी। तुम्हारा क्या ख्याल है? ताया फुरकान चावलों की प्लेट में रायता डालते हुए पूछ रहे थे। हया के हलक में निवाला फंसने लगा। उसने झुका सर मसीह झुका दिया। जिहान ने जरा से कंधे उचकाए। दावर के पास उसके वालिद का स्टैब्लिश बिजनेस था, सो वो इस पॉइंट पे शादी अफोर्ड कर सकता था। उसे सलाद की प्लेट से खीरे का एक टुकड़ा अपनी प्लेट में रखते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। काम तो है तुम्हारा भी स्टैब्लिश हो गया है, मेरे ऊपर अभी काफी कर्ज है, वो जरा हल्का हो जाए तो वही कुछ सोचूंगा। हया ने गर्दन मसीह झुका ली। क्या था अगर वो अपनी लैंड लेडी की कर्ज का जिक्र न करता? कुछ भरम तो रहने देता। ये भी ठीक है, इंसान उस वक्त ही शादी करे जब वह उस जिम्मेदारी को निभा सके। जिम्मेदारी निभाना भी मुश्किल काम होता है। हाँ, अगर वालदेन साथ दें तो ये मुश्किल आसान हो सकती है, मगर यहाँ पाकिस्तान में तो अब अक्सर शादियों पे वालदेन नाखुश होते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे उनकी पसंद की अहमियत नहीं देते और अपनी मर्जी करते हैं, उनके तय करदा रिश्तों को रिजेक्ट कर देते हैं। ये तो मेरे बच्चे हैं कि जो माँ बाप ने कहा उस पर राजी हो गए, वरना तो। उन्होंने मुआशरे पे एक तबसरा करते हुए तासुब से सर झटका। सोनिया भाभी ने बेचैनी से पहलू बदला। फातिमा की पेशानी पे नागवार सी शिकनें उभर आई थीं, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। ताया बड़े थे, उनके सामने कोई नहीं बोल सकता था। वेल, ये डिपेंड करता है। जिहान ने कोल्ड ड्रिंक के ग्लास से छोटा सा खून लेते हुए कहा। मेरा ख्याल है माँ बाप अगर अपनी मर्जी मसलत ना करें तो चीज़ें ठीक रहती हैं। सायमा ताई की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। फातिमा के चेहरे पे एक तारीख सा साह लहराया और हया की गर्दन मजीद झुक गई। भरे पिंडाल में गोया उसकी बेइज्जती कर दी गई थी। ये भी ठीक है। ताया फुरकान ने सर हिलाकर तायद की। तुम्हारी वापसी कब है? जवाब मिल गया था, सो बात बदल दी। सोमवार की सुबह की फ्लाइट है। हया तो नहीं जा रही ना? वैसे मेरा भाई मेरी तरह बुज़दिल नहीं है, काफ़ी बहादुर है। मेरी बेटी ने भी आकर इसी स्कॉलरशिप का कहा था, मगर मैंने उसकी माँ से कहा कि इसे समझाओ, अकेली लड़की जब दूसरे मुल्क यूं तनहा जाती है तो पूरा खानदान उंगलियां उठाता है। भाई, बच्चे जितनी एहतियात करे, लोग तो बातें बनाते हैं कि को एजुकेशन में पता नहीं कैसे रहती है। वहां अकेले अब बाहर आना जाना होगा, किससे मिलती है किससे नहीं, फिर कोई ऊंच नीच हो जाए तो माँ बाप तो हो गए बदनाम। है, वैसे तो तुर्की अच्छा मुसलमान मुल्क है, और तुम्हारी फैमिली साथ थी तो हमें अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्री रहती थी। उन्होंने कहते हुए मुस्कुराकर हया को देखा, जो खामोशी से प्लेट में धरे चावल कांटे से इधर उधर कर रही थी। वो खा नहीं रही थी, किसी ने महसूस नहीं किया। हया, तुमने शादी के कपड़े बनवा लिए? साइमा ताई ने गुफ्तगू का रुख उसकी तरफ मुड़ा। उससे जरा सी नफी में गर्दन हिलाई। अभी देखूंगी। उससे इल्म नहीं था कि अम्मा ने कपड़े बनवाए या नहीं। चलो, तुम तो रेडीमेड भी ले सकती हो, आसानी हो जाएगी। सारा मसला मेरी इरम का होता है, दुपट्टा शेफून का ना हो, पतला दुपट्टा सर पे नहीं टिकता, आसीन बारीक ना हो, और फिर जो अच्छा जोड़ा लगता है उसकी आसीनें ही गायब होती हैं। तुम्हारी तो खैर है, तुम सब कुछ पहन लेती हो, सारी मुसीबत तो मेरी आई रहती है। बार बार दर्जी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बात खत्म करके उन्होंने एक नजर जिहान पर डाली। वो टिशू से हाथ साफ कर रहा था। बस क्यों कर दी बेटा, और लो ना खाना, ठीक लगा तुम्हें? जी मामी, खाना तो बहुत अच्छा था, बस जरा मिर्च ज्यादा थी। वो पहली दफा कतरे मुस्कुरा कर बोला। जहां ताई की मुस्कान फीकी हुई, वहां सोनिया भाभी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा झुका दिया। रात देर तक जागने के बायस वो सुबह दिन चढ़े तक सोती रही, और आंख खोली भी तो मोबाइल की आवाज़ से। उसने मुंदी मुंदी से आंखें खोली और साइड टेबल पर रखा अपना पाकिस्तानी मोबाइल उठाकर देखा। वहां प्राइवेट नंबर कॉलिंग चलता हुआ दिखाई दे रहा था। उफ, ये फिर पीछे पड़ गया, और उससे पता था कि जब तक उठाएगी नहीं वो कॉल करता रहेगा। हेलो। उससे कोहनियों के बल उठते हुए फोन कान से लगाया। वेलकम बैक, कैसी हैं आप? वही धीमा खूबसूरत गंभीर लहजा उसकी पेशानी पर पल पड़ गए। क्यों फोन किया है आपने? आपकी दोस्त का सुना था, बहुत अफसोस हुआ। आइंदा आपको कभी अफसोस हो या खुशी हो, मुझे फोन मत कीजिएगा। आप इतनी बदगुमान क्यों रहती हैं? अब अगले बंदे की पूरी बात क्यों नहीं सुनती? मुझे कहने तो दें, जो कहना है। उसे जैसे गुस्सा आया था। देखें, मैं जानती हूँ कि आप कौन है,
मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसके बेटे हैं, और ये भी कि आपका मेरे खानदान से क्या इशू है। मगर बात जो भी है, उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। आप आइंदा फ़ोन करेंगे भी तो मैं नहीं उठाऊंगी। खुदा हाफिज। उसने जोर से बटन दबाकर फ़ोन बंद किया और तकिए पे उछाल दिया। पता नहीं कौन सा गुनाह था उसका, जो वो शख्स उसके पीछे पड़ गया और अपने साथ बहुत से मस्से उसके पीछे लगा दिए। शाम में फातिमा के बेहद इसरार और फिर नाराज़ होने की धमकी के बाद हया वो कामदार अनारकली फ्रॉक पहनने पर राजी हुई, जो रंग के फ़र्क के साथ तमाम लड़कियों ने मेहंदी के लिए बनवाए थे। उसका कदम तैयार होने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर फातिमा ने उसकी एक नहीं सुनी। जो हो चुका है हम उसे बदल तो नहीं सकते, फिर लोगों को खुद पे तमस्सुर करने का मौका क्यों दें। फ्रेश हो जाओ, वरना तुम्हारी ताई कोई ना कोई किस्सा बना देंगी। लंबा इनारकली फ्रॉक गहरे सब्ज रंग का था और उसमें दबके का सिल्वर काम था। साथ में सोनिया भाभी ने उसको अपना सब्ज और सिल्वर परांदा बांध दिया कि सब लड़कियां परांदे पहन रही थीं। सिल्वर टीका भी सोनिया ने ही उसकी पेशानी पे सजाया, पर किसी भी किस्म के श्रृंगार के लिए वो कदर राजी ना थी। अच्छा, काजल तो डाल लो। सोनिया उसके साथ सीढ़ियों के ऊपर खड़ी उससे काजल थमाना चाह रही थी, मगर उससे चेहरा पीछे कर लिया। वो इस वक्त ताया फुरकान के घर में थी। सीढ़ियों से नीचे लॉन्ज में हर तरफ रिश्तेदारों की चहल पहल थी। महविश और सहरिश की छोटी बहन सना कैमरा लिए इधर उधर भाग रही थी। उसका फ्रॉक सुर्ख कलर का था, सोनिया का अपनी बरी का था, हल्का गुलाबी। नहीं, रहने दे भाभी। उससे बददिली से चेहरा पीछे हटाया। चांदी के गोल टीके ने धुले धलाए चेहरे को सजा दिया था। सोनिया ताज्जुब से सर झटक कर गोया उस पर मातम करती सीढ़ियां उतर गई। उससे एक आखिरी निगाह दीवार पे आवेसा आईने पे डाली। कामदार सब्ज दुपट्टा कंधे पे डाला और दूसरा पल्लू बाएं बाजू से आगे को निकाल लिया और पलटकर सीढ़ियां उतरने लगी। तभी उससे जिहान को देखा। वो सबसे लाताल्लुक सा अपने मोबाइल पर कुछ पढ़ता सामने से चला आ रहा था। फातिमा उसके लिए 3 कुर्ते ले आई थी और इस वक्त उससे उनमें से एक स्याह वाला कुर्ता जेब तन कर रखा था, जिसके गले पे सुनहरे धागे का काम था। आस्तीन कोनियों तक मुड़े वो शायद कोई मैसेज लिख रहा था। वो सहेज सहेज कर बारीक हील से सीने उतरने लगी। टॉक्सिम वाला वाकया उससे भी नहीं भूलता था। वो आखिरी सीढ़ी पे थी जब जिहान ने सर उठाया। एक लम्हे के लिए रुककर उसे देखा, फिर उसकी तरफ आया। हया, वो आखिरी सीने पे एक हाथ रेलिंग पे रखे ठहर सी गई। मैंने सोमवार की फ्लाइट बुक करवाई है। तुम्हारी बुक तो नहीं करवानी ना? तुम वापस नहीं जा रही, राइट? ताल्लुक से अंदाज में वो महज काम की बात पूछ रहा था। उसके गले में आंसू का गोला अटकने लगा। नहीं, मैं वापस नहीं जा रही। अब्बा एक दफ़ा फैसला कर ले तो फिर वो उसे नहीं बदलते। वो आखिरी सीना उतरकर उससे चंद कदम के फासले पे खड़ी हुई। ओके। वो शाने उचकाते हुए पलटने ही लगा था कि सना उसी पल कैमरा लिए उनके सामने आई। 1 मिनट जिहान भाई, यहीं खड़े रहे, मैं आप दोनों की पिक्चर ले लूं। वो शिली से कहते हुए उससे कैमरा अपने चेहरे के सामने किया। जिहान ने सर चौंक कर साथ खड़ी हया को देखा और फिर कदर नागवारी से वो चंद कदम आगे को आया। सना जो फोकस कर रही थी ने जरा हैरान होकर कैमरा चेहरे से नीचे किया। किसी की पिक्चर बनाने से पहले उससे पूछ लेना चाहिए। लब भींचे जरा दृष्टि से कहकर वो आगे बढ़ गया। सना का रंग मान पड़ गया। उसका कैमरे वाला हाथ ढीला होकर पहलू में आ गिरा। उससे पलटकर राधारी के समेत देखा जहां वो जाता दिखाई दे रहा था। फिर दबे दबे गुस्से से सर झटका। मेरी तौबा, जो कभी इनकी तस्वीर बनाऊं या इनसे बात भी करूं। वो अगवी से बड़बड़ाते हुए आगे चली गई। अया ने उंगली की नोक से आंख का भीगा कोशर साफ किया और फिर सर को हफीफ से जंबिश देकर आगे बढ़ गई। उसके पास रोने के लिए बहुत से गम थे। मेहंदी का फंक्शन साहिद चचा के लॉन में ही मुनक्किद किया गया था। लॉन काफी खुला और वसी था। सो कनातों से सिर्फ ऊपर की छत बनाई गई, बाकी अतराफ खुली रखी गई, जहाँ हर सू दीवारों पर लड़ियों की सूरत बत्तियां जगमगा रही थीं। स्टेज पे रखे लकड़ी के झूले को गेंदे के फूलों से आरास्ता किया गया था और महविश उसमें किसी मलका की शान से बैठी थी। उसका अनारकली फ्रॉक बाकी लड़कियों के बरक्स 100 रंगा था, सुर्ख और सर्द। उन्हीं 2 रंगों का परांदा आगे कंधे पर डाले, दुपट्टा सर पर टिकाए वो मुस्कुराकर बहुत पुरइत्माद तरीके से सबसे बातें कर रही थी। इस इत्माद में गुरूर की झलक भी थी। वो खूबसूरत नहीं थी, मगर खूब सारा पैसा अपने तराश तराश में लुटाने के बाद अब बेहद पुरकशिश लग रही थी। पहलू में बैठा उसका मामूसाद अफान आम से शक्ल कैनेडियन नेशनल था, मगर सुनने में आया था कि ताज़ा ताज़ा बेहद अमीर हुआ था।
अभी ये कहानी हया ने पूरी नहीं सुनी थी। वो बिल्कुल कोने में रखी एक मेज से गिर्द कुर्सी पे बैठी थी। वहां जगह जगह ऐसे ही मेजों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। कोई और वक्त होता तो वो फिर अपने सब्ज फ्रॉक में इधर उधर हुश-पाश फिर रही होती, मगर आज वो अंदर से इतनी बेजार और उदास थी कि वहीं बैठी सबको खाली खाली निगाहों से देखी गई। हर तरफ लड़कियां लड़कियां आ जा रहे थे। सना अपना कैमरा उठाए माथे पे झूलता टीका संभालती इधर उधर अटलाती तस्वीरें खींचती फिर रही थी। स्टेज पे साइमत आई। महविश को मेहंदी लगाने के बाद अब मिठाई खिला रही थी। इरम भी वहीं थी। उसका अनारकली फ्रॉक हल्का फेरोजी था और कभी वो दुपट्टा गर्दन में डाल लेती तो कभी सर पे कर लेती। ख्वातीन और मर्दों का एक ही जगह इंतजाम था और ताया फुरकान भी आसपास ही थे। साहिद चचा रोशन हयाल थे तो महविश के मामू का खानदान भी आजाद हयाल था। सो मेहंदी का फंक्शन मुश्तरका रखा गया था। अलबत्ता उनके खानदान के लड़के और मर्द जरा अलग थलग चंद मेज़ों पर परशुमान थे ताकि बाराए नाम ही सही मगर पार्टीशन हो जाए। ताया फुरकान और सुलेमान साहब सब वहीं ही थे। वो इसी तरह बैठी बरामदा आगे को डाले गैर दिलचस्पी से सब कुछ देख रही थी। उससे सरसरी सी निगाह में गिरदो पेश का जायजा लेकर जिहान को ढूंढना चाहा था और वो उसे नजर आ भी गया था। दूर मर्दों की तरफ ताया फुरकान और सुलेमान साहब के साथ कुर्सी पे बैठा आसीन आतन कोनियों तक मुड़े वो हादसा लाताल्लुक सा बैठा था। यकीनन वो जी भरकर बोर हो रहा था। वो दलही से सर झटक कर वापस स्टेज को देखने लगी जहां अब फातिमा महविश को मिठाई खिला रही थी। साथ ही उसकी जुड़वा बहन सहरिश बैठी मुस्कुराकर कैमरे को देखती तस्वीर बना रही थी। उसका अनारकली फ्रॉक पिस्सा रंग का था। दोनों बहनों की शक्ल और सूरत समेत सब मुख्तलिफ था मगर बदले बदले ये मगरूराना अंदाज यकसा थे। सना चूंकि छोटी थी या फितरतन मुख्तलिफ थी सो उससे ये असर कबूल नहीं किया था। अब ऐसा भी क्या हुआ था कि वो दोनों इतनी अकड़ी फिर रही थी। किससे पूछे? उसके अंदर फितरी तजस्सुस जन्म लेने लगा था। हया इधर बैठी हो। इरम अपना फरोसी कामदार दुपट्टा सर पे ठीक से जमाते हुए उसके साथ कुर्सी पे आ बैठी। कल की निस्बत उसका रवैया कदरे दोस्ताना था। हाँ तुम सुनाओ, थक गई हो? वो भी जवाबन नरमी से बोली। हाँ बस थोड़ी बहुत। अच्छा वो लहजा जरा सरसरी बनाकर वो बोली, फोन फारिग होगा तुम्हारा? मुझे जरा फिजा को कॉल करनी थी, कुछ नोट्स का कहना था। मेरा फोन खराब है आजकल। हया ने गहरी सांस अंदर को खींचकर खारिज की तो इरम से उसका फोन भी ले लिया गया था। हाँ फोन फारिग है, जब चाहे ले लो, मगर क्रेडिट खत्म है। जब से आई हूँ डलवाया ही नहीं है। दोपहर से सफर को ढूंढ रही थी कि वो मिले तो उसको भेजकर कार्ड मंगवाऊं। उसने ताया फुरकान की कुल वक्ती कुक का नाम लिया। क्योंकि ये सच नहीं था और क्रेडिट उससे सुबह ही डलवा लिया था मगर वो इरम को फोन नहीं देना चाहती थी। अच्छा। इरम के चेहरे पे वाज़िया मायूसी फैली। अम्मा को फोन फारिग होगा, ले आऊं? वो उठने लगी तो उसकी तवक्का के एन मुताबिक इरम ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। रहने दो, मैं बाद में अब्बास से ले लूंगी। मेरा फोन रिपेयरिंग के लिए ना क्या होता तो। है तुम सुनाओ, तुर्की में सब ठीक था? बस वहां की तो अब दुनिया ही बदल गई है। मगर उसे छोड़ो, ये बताओ महविश सहरिश के अंदाज इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं? उससे बरामदे को हाथ से पीछे कमर पे डालते हुए हैरत का इजहार कर ही दिया। आखिर दोनों कजन सी और कभी बहुत अच्छी दोस्त से भी हुआ करती थी। दिमाग खराब हो गया है इन दोनों का। एरम सरगोशी में कहते हुए जरा करीब खिसक सकाई। ये जो अफान साहब है ना, जिनको मैं अपना ड्राइवर भी ना रखूं, इन्होंने कनाडा में किसी रियलिटी टीवी शो में हिस्सा लेकर $1.5 मिलियन जीते हैं और इन सब की जून ही बदल गई है। सुना है दोनों हनीमून पे यूरोप के टूर पे जा रहे हैं। इरम के लहजे में ना हसद था न रश्क, बस उकताई हुई लग रही थी। तभी मैं कहूँ, उसे सजाया सर झटका। इरम कुछ देर मस्जिद बैठी फिर उठकर चली गई। हया को अगर किसी ने स्टेज की तरफ बुलाया तो भी वो नहीं गई और इसरार भी किसी ने नहीं किया। उसके सदमे से सब वाकिफ थे मगर उसकी दोस्त से गम में किसी ने अपना काम नहीं छोड़ा था और वो किसी से ऐसी तवक्का कर भी नहीं रही थी। फिर भी दिल पे एक बोझ सा था। कितनी बेइज्जती ये दुनिया, कैसे लम्हों में लोग खत्म हो जाते हैं और यहाँ किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। सब काम जारी और सारी थे और एकदम से बिजली गायब हो गई। सारी बत्तियां गुल हो गई। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा गया। सिर्फ कैमरामैन के कैमरों की फ्लैश लाइट्स की रोशनी रह गई। फिर मायूसी, गुस्सा भरी
मसमिल सी आवाज़ें बुलंद हुईं, मोबाइल की टॉर्चेस ऑन हुईं, किसी ने भागकर बरामदे की यूपीएस की ट्यूबलाइट जलाई तो मदम सफ़ेद रोशनी बरामदे में फैल गई। रज़ा, फरूख, दावर वगैरह को उनकी माँओं ने आवाज़ें दी। जनरेटर ऑटोमेटिक था, फिर क्यों नहीं चला? कोई तो जनरेटर चलाए। हर तरफ उकताहट भरी आवाज़ें सुनाई देने लगी। लड़के भागकर बरामदे में आए और फरूख ने जल्दी से आगे बढ़कर जनरेटर चलाने की कोशिश की, मगर उसका इंजन मुर्दा पड़ रहा था। अच्छे वाले फंक्शन में बदमस्ती सी हो गई। हर तरफ बेचैनी और इसरार बढ़ता जा रहा था। हर मेज पे एक टिमटिमाती मोबाइल की टॉर्च चकमका रही थी। पता नहीं अब्बा, नहीं चल रहा। दावर भाई ने भी 2-4 दफ़ा कोशिश की, मगर बेसुध। वो हाथ जोड़कर मायूसी से कहते हुए खड़े हुए। अब्बा और ताया फुरकान भी बरामदे के सतूनों के पास आन खड़े हुए थे। हया की मेज जो के बरामदे से बहुत करीब थी, सो वो गर्दन मोड़कर बैठी सब कुछ देख रही थी। जाओ, मैकेनिक को बुला कर लाओ या दूसरे जनरेटर का बंदोबस्त करो जल्दी। ताया फुरकान बरमी से डांटते हुए अपने बेटों को थोड़ा रहे थे। कोई इधर भागा तो कोई उधर। हर तरफ एक शर्मिंदगी और बेसारी फैल गई थी। वो एक कोनी मेज पे टिकाए, थोड़ी हथेली पे रखे, गर्दन तिरछी करके बरामदे को देखी गई, जहां मध्यम सी रोशनी में रखा जनरेटर दिखाई दे रहा था। करीबी ताया फुरकान और सुलेमान साहब खड़े कदरे मुतासिफ से आपस में कुछ कह रहे थे। दफातन वो जरा चौंकी। उससे जिहान को बरामदे के सीने चढ़ते हुए देखा। ताया फुरकान और अब्बा ने उसे नहीं देखा था, वो आप इससे मसरूफ थे। वो खामोशी से हाथ सीने मजीद पीछे मोड़ते हुए आगे बढ़ा और जनरेटर के सामने एक पंजे और एक घुटने के बल बैठा। निचला लब दांतों से दबाए और गर्दन झुकाए जायजा लेने लगा था। फिर सर उठाया और मुतलाशी निगाहों से दौड़ देखा। करीब से अफरा तफरी के आलम में सना अंदर जाती दिखाई दी। उसे सना को आवाज़ सी। वो ठटक कर रुकी। उससे कुछ कहा तो सना ने जरा अचंभे से इस बात में सर हिलाया और अंदर चली गई। चंद लम्हों बाद उसकी वापसी हुई तो छुरी, पेचकस और ऐसी चंद चीज़ें उसके हाथ में थीं। जिहान के साथ वो सब रख कर वो खुद भी वहीं खड़ी हो गई। वो जनरेटर का कवर उतार रहा था, तभी ताया फुरकान की निगाह उस पर पड़ी तो वो चौंके। वो बगैर अपने कुर्ते की परवाह किए जमीन पे बैठा, जनरेटर में हाथ डालकर कुछ देख रहा था। ताया फुरकान की निगाहों के ताक़ुब में सुलेमान साहब ने भी उस तरफ देखा। फ्यूल वॉल में कुछ फंस गया है, अभी साफ हो जाएगा। उसकी मधम मधम से आवाज़ हया तक पहुंची थी। सना बहुत हैरत से, बहुत मुतासिर से उसके साथ खड़ी उसको काम करते दिख रही थी, जो बिल्कुल किसी माहिर मैकेनिक के अंदाज में बहुत महारत से तारें इधर उधर कर रहा था। चूंकि हर सो अंधेरा था और रोशनी सिर्फ बरामदे में थी, सो बरामदे का मंजर सारे मंजर बिछाने लगा। लड़कियां और रिश्तेदार खवातीन मुड़ मुड़ कर उसी की तरफ देख रही थी। माहौल पे छाई बेचैनी जरा कम हुई। उससे कवर वापस डाला। उसके हाथ पे कालक लग गई थी। फिर उससे जनरेटर का लीवर खींचा और पीछे को हटा तो साथ ही एक चमक्के से सारी बत्तियां रोशन हो गई। इतनी तेज रोशनी से हया की आंखें लम्हे भर को चुंधे आईं। उससे बेख्तियार उन्हें मेज कर धीरे धीरे खोला। सना खुशी और तशक्कुर से कुछ कहते हुए चीजें उठा रही थी। वो हाथ झाड़ते हुए उठ रहा था। सना ने उसके हाथों की तरफ इशारा करके कुछ कहा तो वो उसी संजीदगी से सर हिलाकर अंदर चला गया। सना भागकर उसके पीछे गई। सुलेमान साहब जो कतरे तम बखुद से देख रहे थे, जरा संभल कर वापस उड़ गए। वो मुतासिर हुए थे और वो इस तासुर को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हया मुस्कुराहट दबाए वापस सीधी होकर बैठ गई। जिस शख्स से अंधेरों में रोशनियां बिखेरी थीं, उससे सभी मुतासिर थे। अलबत्ता वो जानती थी कि अब्बा ने कभी ये तवक्का नहीं की होगी कि जिहान यूं जमीन पर बैठकर जनरेटर खोले लग जाएगा। उसके दिल में एक बेपाया सा फख्र जागा। उसकी और यकीनन सना की भी खुद हादसा से हफ्की अब कहीं नहीं थी। मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट थी और उनके जाने के बाद घर वालों के लिए खाने का इंतजाम था। जब मेहमान चले गए और सिर्फ वही अपने लोग रह गए तो लॉन में आवादीन का खाना लगा दिया गया, जबकि मर्दों का इंतजाम अंदर था। मर्द हजरात और लड़के वगैरह उठकर अंदर चले गए थे। लॉन अब खाली खाली सा हो गया था। वो पांचों कजिन्स इस वक्त स्टेज पे झूले और साथ रखी कुर्सियों पे आ बैठी। महविश थोड़ी देर बैठी और फिर मैं अब आराम करूंगी कहकर नज़ाकत से अपना फ्रॉक संभाले उठकर अंदर चली गई। जिहान भाई तो बड़े कमाल के हैं। सना अपने हील्स उतार कर दुखते पैरों को हाथ से सहला रही थी। मैंने तो उनसे कह भी दिया कि जिहान भाई, मैंने आपको पास कर दिया। पहले तो हैरान हुए, फिर हंस पड़े। सच है आप ही, आपके फियांसे हैं बड़े स्मार्ट। अच्छा,
वो फीका सा मुस्कुरा दी। अब फियांसे साहब को तो शायद खुद भी अपनी मंगनी का इल्म नहीं है। सलूक देखा है उनका हया के साथ। इरम जो कदरे बेजार से बैठी थी तो नक्कर बोली, और जब फरूख भाई मैकेनिक को ला ही रहे थे तो क्या जरूरत थी भरे मजमे में इलेक्ट्रिशियन बनने की? लोग भी क्या सोचते होंगे, तुर्की से यही सीख कर आए हैं। सना के तो तलू पर लगी, सर पे पूछी, इरम आप भी बात सुने, समी भाई को इलेक्ट्रिशियन लाने में पौन घंटा तो लग ही जाना था, जबकि जिहान भाई ने 6-7 मिनट में सारा मसला हल कर दिया। और इमेज की क्या बात है, लोग तो इम्प्रेस ही हुए होंगे। हाँ, बहुत इम्प्रेस हुए होंगे कि हमारा टर्किश कजन बावर्ची होने के साथ साथ मैकेनिक भी है। इरम बड़े तमस्सुर से हंसकर उठ गई। सना ने गुस्से भरी निगाहों से गर्दन मोड़कर उसे जाते देखा। इरम आप भी ना हर वक्त मिर्ची ही जमाती रहती है। अच्छा जाने दो, उसकी तो आदत है। तुम मुझे आज की पिक्चर सिखाओ, उसके बाद खाना खाएंगे। उससे कहा तो सना सा हिलाती उठ खड़ी हुई। वो दोनों साथ साथ चलती अंदर आई थी। लाउंज में सारे मर्द हज़ार बैठे थे। जिहान भी उधर ही था, एक सिंगल सोफे पे बैठा। वो गौर से दावर भाई की बातें सुन रहा था, जो अपने मखसूस अंदाज में आवाज से बुलंद कुछ कह रहे थे। वो दोनों तेज तेज चलती लाउंज के सिरे पे बने दरवाजे तक आईं। वो बाहर खड़ी रह गई, जबकि सना ने धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांका। वो महविश का कमरा था, जिसके अंदर सना का कैमरा रखा था। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में बेड पर लेटी, आंखों पे बाजू रखी महविश नजर आ रही थी। सना दबे कदमों अंदर गई और ड्रेसिंग टेबल से कैमरा उठाया। आहट में महविश ने बाजू हटाया। क्या है सना, सोने दो मुझे, वो तुनक कर बोली। सॉरी आप ही, बस जा रही हूँ। सना कैमरा उठाकर जल्दी से बाहर आई और दरवाजा बंद किया। एक तो महविश आप भी ना, उस जरा हफ्की से कहती उसके साथ किचन की जानी पड़ गई। एक दफा फिर लाउंज से गुजर कर वो दोनों किचन में आई थी और हया जानती थी कि वो बिना मेकअप के भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसके बहुत से कजन से निगाहों का साविया मोड़कर उसे देखना जरूर था। अलबत्ता वो जिसके देखने से फर्क पड़ता था वैसे ही दावर भाई की जानिब मुतवज्जा था। वो दोनों अब किचन में काउंटर के साथ टेक लगाए खड़ी सना के हाथ में पकड़े कैमरे की चमकती स्क्रीन पे गुजरती तस्वीर देख रही थी, जिन्हें सना अंगूठे से बटन दबाती आगे करती जा रही थी। तभी धार से दरवाजा खोलकर बंद होने की आवाज आई और उन दोनों ने चौंक कर सर उठाया। दावर भाई, ये क्या तमाशा है? वो सब खोकर चिल्लाने वाली महविश थी। लम्हे भर को तो वो दोनों साकित रह गई, फिर एकदम से दौड़कर चौखट तक आई। लाउंज में जैसे सबको सांप सूंघ गया था। सब शर्र से महविश को देख रहे थे, जो अपने कमरे के दरवाजे के आगे खड़ी कमर पे हाथ रख के चिल्ला रही थी। ये कौन सी जगह है तकरीरें करने की? किसी को मेरा एहसास ही नहीं है कि मैंने आराम भी करना है। कल सारा दिन मेरा पॉलर में गुजरेगा, मगर आप तो मेरे सर पे चीख रहे हैं। आपको आहिस्ता बोलना नहीं आता? हद हो गई। वो पैर पटक कर वापस मुड़ी और अपने पीछे उसी धार से दरवाजा बंद किया। लाउंज में एकदम मौत का सन्नाटा छाया था। सबको ऐसे झटका लगा था कि बयान से बाहर था। फिर एकदम से जिहान उठा। दावर, फरू, मुझे घर ड्रॉप कर दोगे या मैं तुम में से किसी की कार ले जाऊं? वो तने हुए नकोश के साथ बहुत कतियत से पूछ रहा था। उसके सवाल पे सुलेमान साहब, ताया फुरखान और उनके तीनों बेटे एक झटके से उठे। वो जवाब सुनने के लिए नहीं रुका, तेजी से बैरूनी दरवाजे की जानी पड़ गया था। वो सब उसकी मैयत में बाहर निकल गए। जरा परेशान से साई चचा और रसा भी उनके पीछे लपके। मैं भी शाबी, आई कांट बिलीव दिस। सना ने बेहद तखीर से नफी में सर हिलाया। उसकी आंखें डूब आ गई थीं। हया ने अफसोस से उसे देखा और फिर खाली पड़े लाउंज को। अब्बा लोग बहुत गुस्से में गए हैं, मुझे लगता है वो भी हमें चलने का कहेंगे। उसी पल उसका फ़ोन बजने लगा। उससे फ़ोन सामने किया। अब्बा कॉलिंग। बाहर पहुंचने का फलावा आ गया था। सॉरी सना, उससे बेबसी से शाने उचकाए, फिर उसका कंधा थपथपाया। कल शादी के फंक्शन तक सबका गुस्सा उतर चुका होगा, फिक्र न करना अच्छा, कहकर वो तेजी से बाहर लपकी। सब सोने जा चुके थे और वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी परांदे को उलट पुलट कर देख रही थी। सोनिया ने काफी सख्त बांधा था, खिराक खुल के नहीं दे रही थी। बिलाही परांदा छोड़कर उसे पेशानी पे झूलते टीके को खींचने के लिए छुआ ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। उससे टीका छोड़ा और फिर हैरत से दरवाजे को देखती उसक आई। अम्मा अब्बा तो सोने चले गए थे। फिर उससे दरवाजा खोला, सामने जिहान खड़ा था। सॉरी, तुम सो तो नहीं गई थी? वो कदर झिझक कर बोला। स्याह ट्राउजर के ऊपर आधे आस्तीन वाली सफ़ेद टी शर्ट पहने वो वही तुर्की वाला जिहान लग रहा था। नहीं, तुम बताओ हैरियत। हाँ, अभी मैं लाउंज में बैठा था तो फुरकान मामू की बेटी आई थी। इरम?
उसे जरा हैरत से सवालिया आबरू उठाई। हाँ वही, तुम्हारा फ़ोन और पर्स मेज़ पे रखा था। उससे फ़ोन उठाकर मुझसे कहा कि उसे एक कॉल करनी है, अभी 5 मिनट में फ़ोन ला देगी, मगर अब उससे कलाई पे बंधी घड़ी देखी। अब 20 मिनट होने को आए हैं, मगर वो वापस नहीं आए। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। उफ, तुमने उससे मेरा फ़ोन क्यों ले जाने दिया? जवाबन जिहान ने बेचारगी से शाने उचकाए। उससे मुझसे इजाज़त नहीं मांगी थी, और मैं उसे कैसे रोक सकता था? मुझे तो फुरकान मामू की फैमिली से वैसे ही डर लगता है। क्यों? पूछूंगी। क्योंकि वो सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। वो गहरी सांस लेकर बोला तो वो बेख्तियार हंसी, और ये तुर्की से आने के बाद पहली दफ़ा था जब वो यूँ पूरे दिल से हंसी थी। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल हमें भी आता है। तुम इधर ही ठहरो, मैं ज़रा इरम से फ़ोन लेकर आऊँ। और आज तो वैसे ही इरम की तरफ से उसके बहुत से हिसाब इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो मुस्कुराकर कहता सोफे पे बैठ गया और वो बाहर चली गई। ताया फुरकान के लॉन्च में सभी मौजूद थे, सवाए इरम और सोनिया के। ताया अब्बा बहुत पुरमिलाल अंदाज से नफ़ी में सर हिलाते कुछ कह रहे थे, शायद आज वाले वाक़े का तस्करा हो, जब हया को आते देखा। आओ, आओ बेटा। उन्होंने मुस्कुराकर अपने साथ सोफे पे बैठे ने का इशारा किया और फिर सोनिया का आवाज़ दी। सोनिया, हया की चाय भी ले आना। जी अच्छा अब्बा। सोनी ने जवाबन किचन से आवाज़ लगाई। नहीं ताया अब्बा, मैं चाय नहीं पीऊंगी, बस अब सोने ही जा रही थी। वो बेतकल्फी से कहती ताया अब्बा के साथ सोफे पर आ बैठी। उनकी घरेलू सियासतें और वक्ती तंदो तीखी बातें एक तरफ, ताया फुरकान उससे प्यार भी बहुत करते थे, और आज महविश की बदतमीजी पे जहाँ वो दुखी थे वहाँ उन्हें हया की कदर भी आई थी। अब्बा सो गए तुम्हारे? जी कब के, मैं तो बस सीरम से फ़ोन लेने आई थी। फ़ोन? क्यों? ताया अब्बा पूरी तरह चौंके। सामा ताई भी ठड़क कर उससे देखने लगी। इरम को कॉल करनी थी तो वो मेरा फ़ोन लेकर गई थी, मगर अभी मुझे अपनी फ्रेंड को मैसेज करना है, तो सोचा फ़ोन ले लूँ। वो बहुत सादगी से कह रही थी। ताया के चेहरे का रंग फौरन ही बदल गया था। नरमी की जगह सख्ती ने ले ली। इरम, इरम। उन्होंने बुलंद आवाज़ से पुकारा। जी अब्बा। वो दुपट्टा संभालती भागती हुई आई, मगर हया को बैठे देखकर उसका रंग एकदम से फुक हुआ। हया का फ़ोन उसे वापस दो। ताया ने उसे कड़ी निगाहों से घूरते हुए बड़े सब्र से कहा। जी जी, वो फिजा को मैसेज करना था तो। वो हकला गई। ताया इतनी शोला पार निगाहों से उसे देख रहे थे कि वो रुकी नहीं, उल्टे कदमों वापस मुड़ी और चंद ही लम्हों बाद फोन लाकर हया को थमाया, और साथ ही एक कीना दोस्त निगाह उस पर डाली, गोया कच्चा चबा जाना चाहती हूँ। वो जवाबन सादगी से मुस्कुरा दी। थैंक यू, मैं चलती हूँ, आप लोग चाय इंजॉय करें। वो फ़ोन लेकर वहाँ से उठाई, और वो जानती थी कि अब चाहे उन्होंने हाक इंजॉय करनी थी। वापस लॉन्च में आते उससे मोबाइल का लॉक चेक किया। मैसेज और कॉल लॉग बिल्कुल क्लियर था, सारा कॉल रिकॉर्ड गायब। इरम की बच्ची। उसे इरम पे बेतरह से गुस्सा आया। कॉल रिकॉर्ड से मौजूद तमाम नंबर्स उसके पास महफूज ही थे, अलबत्ता जब वो तुर्क फ़ोन रेस्टोरेंट में छोड़ आई थी बयूक अदा जाने से कब, तो उससे उसके उसी पाकिस्तानी मोबाइल पे अब्दुल रहमान पाशा का फ़ोन आया था। उसका नंबर उससे महफूज नहीं किया, वो बस कॉल लॉग में पड़ा रह गया था। अब वो मिट गया था। चलो खैर, उससे कौन सा कभी ARP को कॉल करनी थी। जिहान सोफे पे उसी तरह बैठा था, उससे आते देखकर उठ खड़ा हुआ। कैसे मिला? मिर्चों के इस्तेमाल से? उसकी निगाहें हया के हाथ में पकड़े मोबाइल पर थीं। नहीं, जहाँ शुगर के इस्तेमाल से बात बन जाए, हम वहाँ मिर्चें ज़ाया नहीं करते। वैसे पाकिस्तान के लोग दिल के बहुत ही अच्छे हैं। एक कज़न बगैर पूछे फ़ोन उठा लेती है, एक बहुत इज्जत से बगैर खाना खिलाए घर से निकालती है, और एक खाना भी नहीं पूछती। ओह खुदाया, उससे बेख्तियार माथे कुछ हुआ। तुमने खाना नहीं खाया? कहाँ खाता? वहाँ तो अभी लगा ही नहीं था, और यहाँ घर की दोनों खवातीन ने पूछा ही नहीं। वो उसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही भागकर जल्दी से किचन की तरफ आई और फ्रिज खोला। आज वहाँ खाना था तो कुछ बनाया ही नहीं। हमारे यहाँ रात का सालन अगले दिन कोई नहीं खाता। ठहरो, मैं अंडे बना लेती हूँ। उससे याद आया, खाना तो उससे भी नहीं खाया था, मगर उससे इतनी भूख नहीं थी। अंडों का खाना खोला तो अंदर 2 ही अंडे रखे थे। उससे बेपनाह शर्मिंदगी हुई। इन 2 अंडों से तो कुछ नहीं बनेगा, उससे हफ़्ज़ से कहते इस फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया। जिहान ने जैसे उस पर अफसोस करते हुए नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हें शायद भूल गया है कि तुम इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ में से एक से बात कर रही हो। आराम से भी बैठ जाओ इधर कुर्सी पे, मैं खुद बना लूंगा सब कुछ।
उससे अपना सिल्वर स्मार्टफोन मेज पे रखा और फिर आगे बढ़कर फ्रिज, फ्रीजर, कैबिनेट्स हर चीज़ खोल खोल कर अलाब अलाब बाहर निकालने लगा। फ्रोजन कीमा, पास्ता का पैकेट, जमे मटरों का लिफाफा, सॉसेस, सब्जियों के खाने से चंद सब्जियां चुन ली। वो तमाम चीज़ें काउंटर पे जमा करता जा रहा था। तुम इस वक्त पास्ता बनाओगे? वो माता चुप सी कुर्सी पे बैठी उसे देख रही थी। वो अभी तक अपने सब्ज फ्रॉक परांदे और टीके समेत बैठी थी और उससे कपड़े तब्दील करना बिल्कुल भूल गया था। हाँ, और मुझे कुकिंग के दरमियान टोकना मत, मैं बहुत बुरा मानता हूँ। मुस्कुराते हुए वह सब्जियां धो रहा था। और तुम्हारा बुखार कैसा है? अब ठीक है। उससे खुद ही अपना माथा छुआ। वो कल की निस्बत कदरे ठंडा था। वैसे मुझे हैरत जाहिद मामू और उनके बेटों पे है। उस लड़की ने इतनी बदतमीजी की और उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो वाकई हैरत से कहता सब्जियां कटिंग बोर्ड पे रखकर खटाखट काट रहा था। उसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। उसकी एक दिन के बाद रुखसती है। शायद वो उसका दिल बुरा नहीं करना चाहते होंगे। उससे शाने उचकाए। मगर उसने बहुत मिसबिहेव किया। वो अफसोस से कहता पानी उबालने के लिए रख रहा था। दूसरी जानिब उससे फ्राइंग पैन में जरा सा तेल गर्म होने रख दिया था। असल में उसके फियांसे ने किसी कैनेडियन रियलिटी शो में एक $1.5 मिलियन जीते हैं। उसी पे उसका दिमाग 7वें आसमान पे है और जमीन पे बगैर दिमाग के घूम रही है। वो टेक लगाए टांग पे टांग रखे बैठी बता रही थी। कनेडियन शो में $1.5 मिलियन, बहुत अच्छी कवर स्टोरी है। उसे जरा सा हंसकर सर झटका। साथ ही वो फ्राइंग पैन में फ्राई होती सब्जियों को बजाय कफगीर से हिलाने के फ्राइंग पैन का हैंडल पकड़े दाएं बाएं तो कभी ऊपर नीचे हिला रहा था। सब्जियां आधे इंच ऊपर को उठती और फिर वापस पैन में आ गिरती। क्या मतलब? उसे ना समझी से उसे देखा। अगर किसी पाकिस्तानी ने कनेडियन शो में इतनी हदीर रकम जीती होती तो मीडिया पे हर जगह आ जाती। मुझे तो वो लड़का शक्ल से ही क्रिमिनल लग रहा था। ताज़ा ताज़ा ही ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कवर बनाया है और क्या। अच्छा? उसे ताज्जुब हुआ। इस सहेज पे तो उससे सोचा ही नहीं था। अलबत्ता क्रिमिनल से उसे कुछ याद आया था। जी हाँ, तुम्हारे रेस्टोरेंट पे जो हमला हुआ था उसका कुछ पता चला? नहीं। वो गर्दन तिरछी किए सॉस की बोतल पैन में उंडेल रहा था। हालांकि मेरी इस्तांबुल में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कोई इम्कान है कि किसी और के धोखे में उन लोगों ने मेरा रेस्टोरेंट उलट दिया। एक दुश्मनी तो है अब उसकी बन चुकी थी, मगर वो तो खुद भी उससे वाकिफ नहीं था। तुम तो कहते थे कि इस्तांबुल में ऐसा कोई क्राइम सीन नहीं है। है, अब इतने भी बुरे हालात नहीं है। और डार्क साइड तो हर बड़े शहर की होती है। वो चूल्हे के सामने खड़ा उसकी तरफ उछले पैन में कीमा भून रहा था। कीमा और शिमला मिर्च की भीनी भीनी इश्तिहा अंगेज सी महक सारे किचन में फैलने लगी थी। उसकी गुमगुश्ता भूख एकदम से जाग उठी। तुम्हें पाकिस्तान आकर कैसा लगा जिहान? वो थोड़ी तले मुट्ठी रखे उसे देखती सादगी से पूछने लगी। ये यहाँ आने के बाद उनकी पहली बाकायदा गुफ्तगू थी। अच्छा लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा। मगर फुरकान मामू की बातें, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे रिश्तेदार इतनी तीखी बातें भी कर लेते होंगे। उससे जैसे छुरछुरी लेके सर झटका। आज वो सारा दिन ताया फुरकान की कंपनी में रहा था तो ये रद्द अमल फितरी था। वो इतने तीखे नहीं हैं और बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। बस उनके अपने नजरियात हैं जो इतने सख्त हैं कि अगर कोई उन पर पूरा ना उतरे तो वो उसकी ग्रेडिंग बहुत नीचे कर देते हैं। वॉट एवर। वो अब उबली पास्ता के पतीले में कीमा और सॉस उंडेल रहा था। फिर उनको अच्छी तरह मिक्स करके उससे उसे दम पे रख दिया और सिंक की टूटी खोलकर हाथ धोने लगा। वो समझी अब वो उसके पास आकर बैठेगा, मगर वो हाथ धोकर अब सारा फैलावा समेटने लगा। झूठे बर्तन, सब्जियों के छिलके, हॉली शॉपर। वो जल्दी से उठी। मैं कर देती हूँ। प्लीज तुम बैठी रहो। जितनी फोड़ तुम हो मैं जानता हूँ। अगर तुमने मेरी मदद करवाई तो 2 घंटे लग जाएंगे, जबकि मैं अकेला करूँ तो 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, खुद ही करो। वो कदरे हल्की से कहती दोबारा बैठ गई और वाकई उसे 2-3 मिनट में हर चीज़ अपनी जगह पे रख दी। चंद एक बर्तन जो पकने के दौरान मैले हुए थे वो धुलकर स्टैंड में लग गए और स्लैब चमका दिए गए। वो बंदा कमाल का था। तुम कब से रेस्टोरेंट चला रहे हो? अब तो बहुत अरसा हो गया। अच्छा, मैं बर्तन लगाता हूँ, तुम सुलेमान मामू को बुला लाओ, उन्होंने भी खाना नहीं खाया था। अरे हाँ। वो माथे पे हाथ मारती उठी। फिर निगाह उसके सिल्वर स्मार्टफोन पे पड़ी जो मेज पे रखा था। तुम्हें पता है डीजे को तुम्हारा फ़ोन बहुत पसंद था। वो हमेशा कहती थी कि जिहान से कहना जब अपना ये 1-2 लाख का फ़ोन फेंकना हो तो सभान जी के भाई ही फेंके।
वो उदासी से मुस्कुराकर बोली तो वो हंस दिया। वैसे ही उसके लगाए गए तहमीने से कहीं ज़्यादा महंगा है। अच्छा? उसे जरा हैरत हुई। इतना कीमती फ़ोन क्यों खरीदा तुमने? खरीदा नहीं था, गिफ्ट मिला था। स्पेशल गिफ्ट। वो मुस्कुराकर जैसे कुछ याद करके बोला। किसने दिया था? समवन स्पेशल। अच्छा जाओ, अभी मामू को बुला लाओ। वो टाल गया तो वो शाने मुस्कुराती वहां से चली आई। अब्बा का दरवाज़ा बजाकर वहीं से बुलाकर वो वापस लाउंज में आई तो वहां को मेज़ पर प्लेटें और ग्लास रख रहा था। वो बड़े सोफे पे बैठी और रिमोट उठाकर टीवी चला दिया। जिस वक्त अब्बा जरा हैरान से बाहर आए, जिहान पास्ता की डिश उठाई किचन से निकल रहा था और वो मज़े से अपने कामदार जोड़े में टांग पे टांग रख के बैठी चैनल बदल रही थी। अब्बा, उनको देखकर जल्दी से उठी और जिहान के हाथ से ट्रे ली। सॉरी मामू, हमने आपको उठा दिया। आपने खाना नहीं खाया था सो। अधूरा छोड़कर उससे उनकी तरफ प्लेट बढ़ाई। थैंक यू। अब्बा ने कदर नासमझी से खाने को देखा और फिर हया को। ये तुमने बनाया है? नहीं, जिहान ने। वो मुस्कुराहट दबा गई। वैसे मामू, ये इटालियन रेसिपी नहीं है। ज़रा देसी स्टाइल में बनाया है, जैसे मम्मी बनाती हैं। आपको पास्ता में कीमा पसंद है ना? मम्मी ने बताया था मुझे। सुलेमान साहब चौंक कर उसे देखने लगे। उसको दिल तोड़ने का फन आता था तो टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़कर उन्हें जीतने का फन भी आता था। वो अपनी जगह बैठी रह गई। उसे अब एहसास हुआ था कि वो रफ टफ सा बंदा तो भूखा भी सो जाता, मगर रात के 1 बजे अगर उससे इतना एहतमाम किया था तो सिर्फ और सिर्फ अब्बा के लिए, क्योंकि उसे याद था कि अब्बा ने खाना नहीं खाया और उसे शायद एहसास हो गया था कि वो उससे ज़रा खिंचे खिंचे से रहते हैं। और हया को खुद अब याद आया था कि कीमे वाला पास्ता अब्बा का पसंदीदा था। वो जानती थी कि इस अमल से जिहान ने अपने और अब्बा के दरमियान हाई बर्फ को पिघलाने की कोशिश की थी। पास्ता बहुत मज़े का था, मुंह में जाते ही खुल जाने वाला। सुलेमान साहब ने तारीफ नहीं की, मगर उनके चेहरे से जाहिर था कि उन्हें अपना यूँ ख्याल किया जाना अच्छा लगा था। वो खुद भी बहुत शौक से खा रही थी। टीजे के बाद ये पहला खाना था जो उससे दिल से खाया था। कोनिया में 2 लड़कियों का अगवा। टीवी स्क्रीन पे बीबीसी चल रहा था और जो खबर न्यूज़ कास्टर ने पढ़ी उस पे उन तीनों ने चौंक कर सर उठाया। कोनिया तुर्की का शहर था, जलालुद्दीन रोमी का शहर। जिहान ने बिजली की तेजी से रिमोट उठाया और चैनल बदल दिया। क्या कहा इसने? कोनिया? अब्बा जो हाथ रोककर स्क्रीन को देखने लगे थे, चैनल तब्दील होने पे उलझकर जिहान को देखा। वो सादगी से मुस्कुरा दिया। नहीं, कोनिया नहीं। इससे कहा था कीनिया। और लेना। वो रिमोट एक तरफ रखकर उन्हें फिर से सर्व करने लगा। अब्बा ने जरा तसबसब से सर हिलाया, गोया वो अपनी समाज के धोखे देने पर उलझे हुए थे। आया ने जिहान को देखा और जिहान ने उसे। फिर दोनों से लब मुस्कुरा दिए। अभी वो अब्बा के सामने तुर्की का इमेज सब वो तासीर होता देखने के मुतहम्मिल नहीं थे।